डेटा सेंटर पे स्पेंडिंग हो क्यों रही है, इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है और ये एआई की थीम एकदम से 22-23 के बाद आई क्यों? A data scientist in Australia who basically found a cure of cancer for his dog and saved his life, right? Using ChatGPT and नीड कैसे बड़ी डेटा सेंटर्स या फिर एआई है क्या और ये एलएलएम जो मॉडल्स हैं तो इंडिया में ना across this 5 layers that we spoke about, there are some or the other players, some in a meaningful way, some in a less meaningful way. वैल्यू चेन में ऑफ एआई और भी हम केसेस को और समझ सकते हैं एंड साथ साथ डेटा सेंटर की क्या वैल्यू चेन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री पॉडकास्ट में व्हाट विल बी डूइंग इज दैट विल बी डी कोडिंग द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। तो डेटा सेंटर इंडस्ट्री को डी कोड करने के लिए आई हैव विथ मी अक्षय जोगानी फ्रॉम एक्सपोनेंट ट्राइब एंड दे रन अ पीएमएस एंड इसके अंदर ये लोग डिफरेंट डिफरेंट बी टू बी बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज कवर करते हैं। तो लास्ट टाइम वी होस्टेड सागर फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्री, दिस टाइम वी आर होस्टिंग अक्षय फॉर द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। तो डीसी की क्या वैल्यू चेन है, टैम क्या इंडस्ट्री का, कौन कौन से प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, वेयर इज द सेक्टर हेडेड, हाउ द सेक्टर केम इनटू बीइंग एंड क्या लॉन्जेविटी हो सकती है इस ग्रोथ की, ऑल दीज थिंग्स वील डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। सो दिस इज अ पॉडकास्ट दैट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज हम पूरा का पूरा डेटा सेंटर का वैल्यू चेन सीखेंगे इसमें। विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस कॉन्वर्जेशन में हम लोग इंडिया और ग्लोबली जो डेटा सेंटर की इंडस्ट्री है उसका डिस्कशन करेंगे। एंड जैसे हमने अक्षय का इंट्रो में देखा तो अक्षय ने काफ़ी इस सेक्टर पे डिटेल में काम करा है, इन्होंने एक लेटर भी लिखा है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। एंड व्हाट वील डू इज दैट हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अंडरस्टैंड करेंगे। Sure. सो अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर Of course. एंड स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्जेशन में। तो पहले यार जैसे मैंने आपका लेटर पढ़ा उसमें मैंने देखा कि आपने स्टार्ट करा था यार टैम क्रिएशन से Sure. कि ये डेटा सेंटर पे स्पेंडिंग हो क्यों रही है, इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है और ये एआई की थीम एकदम से 22-23 के बाद आई क्यों? Correct, correct. Uh, Thank you, Shmud, for inviting me, and I'm very happy to be here as a regular viewer of your videos. And I've learned so much from you. It's one of those days where I didn't think 4 or 5 years ago that I will be on your podcast. So I'm very happy to kind of be here and discuss this with you. You know, AI, it's a very interesting thing. Just if you think about it, 3 4 years ago, ऐसे हमारे लाइफ में चैट जीपीटी जैसा कुछ चीज़ था ही नहीं, राइट? हम्म। And I remember this very clearly. Before ChatGPT became a consumer product, one of my friend who was a techie told me कि यार तू ओपन एआई की वेबसाइट पे जा और ये एपीआईज है, तू अपना रिसर्च प्रोसेस को चेंज कर सकता है, राइट? और मैं एक वीकेंड सैटरडे संडे बैठ के लाइक आई ट्राई डूइंग सो मेनी थिंग्स. It was a very poor product, but was still amazing in itself. When I say poor, I mean compared to now. But तभी उस टाइम पे मुझे याद है मैंने उसको क्वार्टरली फाइनेंशियल्स दिए, तो it could break it down and put it in Excel and give it to me. This is a non-consumer product, right? So from there to now, the world has changed dramatically, and that leap of technology कि उस समय मे बी उसका कैपेबिलिटी था कि कुछ नंबर पढ़ना, कुछ कंटेंट जनरेट करना, हम्म। से आज ऐसी कैपेबिलिटी है कि हमारे से बेटर रीजनिंग कर पाता है, हमको हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा पाता है, रिसर्च करके इट कैन मेक मेडिसिन्स, राइट? देयर इज अ साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अ डेटा साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया who basically found a cure of cancer for his dog and saved his life, right? Using ChatGPT and the data models that he could process using ChatGPT, right? That is a leap in some ways that has happened. और ये leap का biggest driver has been essentially evolution of underlying technology on how we do computation, right? तो AI basically essentially जो word है artificial intelligence, इफेक्टिवली क्या कर रहा है, वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी हुआ ही नहीं है, राइट? अभी तक जितने भी बड़े लीप्स हुए हैं, राइट? रेल रोड, इंटरनेट, वर ऑल अबाउट मेकिंग आवर फिजिकल लाइफ इजियर हम्म। और शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू और ऑटोमेटिंग टास्क इन अ डिटरमिन्ड फैशन. दिस इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी एवर जहाँ पे पावर से इंटेलिजेंस जैसा कुछ क्रिएट हुआ है. एंड आई वांट टू नॉट कॉल इट फुल्ली इंटेलिजेंस because at the end of the day it lacks cognition and it lacks sentience, or like essentially
वो ह्यूमन से थोड़ा पीछे ही है, क्योंकि उसके पास अपनी एक एबिलिटी है भी, पर एक एबिलिटी नहीं भी है, राइट? So this is what sort of AI is, and because this is so capable, what has happened is that the usage of AI across the world has been the fastest ever a new technology has been adopted, right? जो number of users that OpenAI got in 100 million users in a few months has been the fastest ever by a multiple before any new technology or any new product in the past, right? क्योंकि हम अब एवरीवन हू इज लिसनिंग हैज सीन दिस कैपेबिलिटी कि हम कुछ पूछते हैं तो गूगल से मटेरियली बेटर चीज़ें बता पाता है, राइट? क्योंकि ये यूसेज इतना बड़ा है, कंपनीज जो इसमें काम कर रही है, जैसे कि ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, गूगल है, उन लोग को सबको रियलाइज हुआ है कि यार ये हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है, राइट? और अगर हम ये रेस में नहीं रहे तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो 10वीं सीधा $700 बिलियन का जो केपेक्स करेक्ट। अनाउंस हो रखा है। तो आप सोचो, जब हमने Shmit, when you and I started the fund, right? These companies are saying $250 billion of capex 2024, right? हम्म, $250 billion itself is materially larger than the capex of our country, right. right? But that has tripled in 2 years, and it is probably going to go up another 30, 40, 50% next year, and there is no current sign of it abating, right? Every company in these value chains have worked for 4, 5 years already sitting, saying कि ये 5 साल करना है हमको। मतलब इतना केपेक्स का एक्सपेक्टेशन हो गया, क्योंकि इन लोगों को सबको अभी तो ये लग ही रहा है कि भाई हम तो ये या तो मतलब ये रेस में जीतेंगे या मरेंगे, पर कोई बीच दो राह ही नहीं बची है। हाँ, मतलब एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर अमेज़न ऑलमोस्ट $200 बिलियन का केपेक्स कर रहा है, करेक्ट। that capex itself is higher than the corporate profitability of India. If India, right? Whole Right. India, right? I mean, just think about Google raising $80 billion, Right. a company that has returned $350 billion of cash in last 20 years is raising $80 billion. It is after 20 years they are coming to the primary market and raising capital, is in itself a sign that this is the crazy thing that they have probably been waiting for all their life and now cannot hold back. वो भी Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway putting in $10 billion, right? And I mean, look, Berkshire Hathaway still $10 billion is not a very big piece of their balance sheet, but it also is some sort of signal that, oh, Berkshire has also realized that probably it cannot stay away, correct? And maybe that capital is worth in the right place, right? Now, of course, time will only tell whether this is prudent or not. And every capital cycle has gone through these extreme journeys, and only in the hindsight can we know which part was extreme, right? उस टाइम पे हमें हमेशा पीछे देख के हर चीज एक्सट्रीम लगती है, बट हाइंडसाइट में पता चलता है कि 100 का पी एक्सट्रीम होता है कि 1000 का पी एक्सट्रीम होता है कि पी नहीं होना एक्सट्रीम होता है, राइट? लाइक इन हैपेंड इन 2000, मतलब .com बबल में और वो कम- प्राइस टू आईबॉल्स की बात करते थे कि भाई इतने आईबॉल्स है, वो वैल्यूएशन सही है, राइट? Right. और वो भी काफी समय चला। काफी फंड मैनेजर्स और फंड जो काफी प्रूडेंट थे, वो लोग बाहर रहे, उन्होंने इवेंचुअली फंड बंद करना पड़ा क्योंकि वो मार्केट को कैच ही नहीं कर पाए, राइट? और राइट, बट देन इवेंचुअली इट ऑल काइंड ऑफ Unraveled. but we don't know when that happens, right? And Correct. which part of it is actually irrational and which is rational, only history books will eventually sort of tell us, right? टैम से पहले इसमें अक्षय एक क्वेश्चन आता है हाँ। कि एक तो कुछ LLM कंपनीज हैं, Yes. राइट? मतलब जो एक 5 लेयर्स ऑफ AI की बात करते हैं, जेनसन वांग। हाँ। तो एकदम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आए, हाँ। तो नीड कैसे बड़ी डेटा सेंटर्स की, या हाँ। फिर AI है क्या, और ये LLM जो मॉडल्स हैं, मतलब एकदम अगर बेसिक से Yes, basic समझे। Actually सबसे बहुत important चीज़ है कि LLM चीज़ क्या है, हाँ। okay? तो large language model is basically a piece of software, let me put it a simpler way, which basically takes all the information from the world और जितनी भी एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करता है। और ये डेटा को बेसिकली एज इट पासिस द डेटा, इट एसेंशियली ट्राइज टू फिगर आउट कि एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि मैंने उसको पूछा है कि हाउ लार्ज इज SOIC एज अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल। तो नोइंग दैट, इट विल essentially take that as a context and then try to figure कि इसका क्या आंसर होना चाहिए by looking at the information that it has collected and the
स्ट्रक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन पे से पुट। एंड इसमें टोकन कंजम्पशन होती हाँ, है। तो इसमें मैं समझाता हूँ। इसमें भी क्या होता है कि ये जब भी हम पूछते हैं, हम्म, तो मॉडल बना हुआ रहता है, तभी टोकन कंजम्पशन होती है। पर पहला लेयर होता है मॉडल बनाना, राइट? और उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। बेसिकली क्या ट्रेनिंग क्या है कि जितना डेटा मिलता है, उसको इकट्ठा करो, फिर उसको लेबल करो। लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है कि भई इतना सारा डेटा है, पहले मेरे को मशीन को बताना पड़ेगा कि ये डेटा है क्या? ताकि उसको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि भाई ये बात ये बता रहा है, राइट? तो सारे डेटा को लेबल करो, फिर लेबल करके ये मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करके फिगर आउट करो कि ये मॉडल कैसा, मतलब मॉडल बनाओ, राइट? इतना सारा डेटा मल्टीपल टाइम्स कंप्यूट करता है और इसके लिए जीपीयूज़ लगते हैं। तो जीपीयूज़ क्या करता है, ये डेटा का एक स्ट्रीम होता है, उसको वन्स एंड ज़ीरोज़ का मल्टिप्लिकेटिव और मैट्रिक्स कंप्यूटेशन करता है। इस करने के बाद एक मॉडल बनता है, ये मॉडल को फिर पोस्ट ट्रेन करते हैं कि उसको बेसिकली क्या होता है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, जो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेसिकली मॉडल को एक आप फिर बन गया, उसके बाद क्वेश्चंस पूछो, उसके आंसर आते हैं, वो पूरे सही नहीं होते हैं। तो फिर तुम उसको बोलो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। और फिर तुम ये स्केल करो, तो मॉडल को सीखने में मिलता है कि एक्चुअली मैंने रॉ चीज़ें सीख ली है, बट इसको ये न्यूआंस देना है, राइट? तो जब भी आप एक्चुअली इतने सारे मॉडल्स देखते हो, हर एक के आंसर कुछ अलग होते हैं। वो अलग क्यों होते हैं? बहुत बार इसके लिए अलग होते हैं क्योंकि इवन दो दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन सेम डेटा, दे हैव बीन रीइंफोर्स्ड इन अ डिफरेंट वे, राइट? एज़ अ रिज़ल्ट अगर आप ग्रॉक यूज़ करते हो, तो ग्रॉक ज़्यादा फ़नी है, वर्सेस आप क्लॉड यूज़ करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा टू द पॉइंट है, ज़्यादा मतलब उसका सबका एक स्टाइल है, राइट? तो वो रीइंफोर्स्ड लर्निंग के साथ। तो ये हो गया ट्रेनिंग। फिर चलो ट्रेन हो गया मॉडल, अब हमने ओपन एआई का, चैटजीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया है और हम सब काम वहाँ करते हैं। तो इस टाइम पे जैसे हम पूछते हैं कि हाउ डिड अ पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म इन द लास्ट क्वार्टर, तो वो मॉडल के पास जाता है, बोलता है ये कॉन्टेक्स्ट है, अभी इसका आंसर दे। तो मॉडल विल हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, राइट? वो पैरामीटर्स में जो ओपन पैरामीटर्स होते हैं या वो उसको यूज़ करता है, फिगर आउट करता है कि इसका आंसर मेरे को कैसे ढूँढना है। और अभी एजेंटिक मॉडल्स बन गए हैं, तो एक्चुअली वो एजेंट को लगाता है और एजेंट्स आके ढूँढता है और फिर इंटरनेट पे ढूँढ के अपना प्रेडिक्शन करके फिर हमको आंसर देता है। ये होता है इन्फरेंस ऑफ दैट मॉडल। तो एलएलएम समझ गए, ट्रेनिंग समझ गए, इन्फरेंस समझ गए। अब क्या समझना है, जीपीयू क्या है और सीपीयू क्या है? अब ये चीज़ करने के लिए लगता क्या है, जीपीयू। और द रीज़न एनवीडिया इज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वैल्यू इज़ बिकॉज़ एनवीडिया इज़ प्रीटी मच द मोनोपोली, now maybe changing to at the margin, but pretty much the monopoly in making and selling these GPUs. I think Nvidia, even having a $5 trillion market cap, Yes. this quarter also it grew by 85. 85% That's the type of basically demand in the industry. डिमांड इन द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री का डिमांड इतना है। आई वाज़ हियरिंग ओपन एआई की सीएफओ का इंटरव्यू कल। हाँ, और वो कह रही थी कि जब भी हम 1.5 साल पहले इतना भयंकर कैपेसिटी खरीद रहे थे, पावर का वो कैपेसिटी बाय कर रहे थे, डेटा सेंटर की कैपेसिटी बुक कर रहे थे और सब लोगों को टेंशन आ गया कि यार ये ओपन एआई का क्या होगा? ये तो पागलपन की तरह बैलेंस शीट को स्ट्रेच करे, ओरेकल के बैलेंस शीट पे, इसके बैलेंस शीट पे, उसके बैलेंस शीट पे। तो हमने ये देखा था कि डिमांड इतनी क्रेज़ी है और हमको कंप्यूट पहले खरीदना ही खरीदना है। जबकि एंथ्रोपिक व्हिच वाज़ एक्चुअली स्लोअर इन एडिंग compute because it was obviously it had not raised that much capital, it is less aggressive as a company or had been less aggressive as a company at that point. तो पॉइंट इज़ कि कंप्यूट का इतना क्रेज़ी कंस्ट्रेंट है कि जो भी जन जाके बोला भाई मैं जीपीयू लेता हूँ, डिमांड हो नहीं हो अभी, हैज़ बीन इन अ वेरी गुड पोज़ीशन, राइट? तो कमिंग बैक, हम जीपीयूज़ की बात कर रहे थे। तो एनवीडिया का ओरिजिनल हिस्ट्री ये है कि वो जीपीयूज़ बनाते थे गेमिंग के लिए, है ना? तो क्योंकि गेमिंग का काम इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीपीयू का काम है ना मल्टी, सीपीयू इज़ लाइक अ मैनेजर, इट कैन डू मैनी थिंग्स, but it is not a pro at one particular thing in a crazy way, right? See, GPU is like a worker. वो क्या है, मैनेजर है ना, 10 टाइप की कैपेबिलिटीज वाले को आता है, तो जीपीयू के पास एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है, मेरे को एक सिंपल से टास्क बहुत बार करने हैं, राइट? और ये जीपीयू करता है। एनवीडिया हैज बीन अ पायनियर एंड प्रीटी मच इज अ मोनोपोली इन जीपीयूज, राइट? एंड एज अ रिजल्ट इतना कंप्यूट कम है कि एनवीडिया के पास जो है वो सब बुक हो जा रहा है। इस पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है, जैसे आपने एनवीडिया का बताया, जैसे रिवाइंड्स भी कि मतलब एनवीडिया के जीपीयू गेमिंग के लिए यूज़ होते थे हाँ, और गेमिंग के बाद क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि यार यूएस में क्यों हो रहा है? करेक्ट। गेमिंग के बाद बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ बिटकॉइन, होते थे। क्रिप्टो, करेक्ट, तो ऑलरेडी डेटा सेंटर कैपेसिटी में आपके डेटा सेंटर में बिटकॉइन की करेक्ट, माइनिंग हो रही है, करेक्ट, बस उन्हीं की रिपर्पसिंग हो रही है टू ट्रेन द एलएलएम्स। करेक्ट। इनफैक्ट
ये जो बड़ी-बड़ी नियो क्लाउड्स हैं, हम उस पे आएँगे बाद में। हाँ। सारों का जेनेसिस एक्चुअली और बहुत सारों का क्रिप्टो है। बिटकॉइन बिटकॉइन माइनिंग है, राइट? उन्होंने ये सब किया ही था क्रिप्टो माइनिंग के लिए और उससे जीपीयू के बारे में सीखे, उनको जीपीयू यूज़ करना आया और फिर जब ये ल लगा कि यार भाई मार्केट में तो अब ये जीपीयू की कोई और ही ज़रूरत है, तो वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। आई थिंक नीबियस मुझे अच्छे से नीबियस, आयरन ये सारों का हिस्ट्री एसेंशियली क्रिप्टो माइनिंग। कोरवीव का मुझे याद नहीं है कैसा है बट आई थिंक कोरवीव में तो एनवीडिया ने ही पैसा डाला हाँ, है। वो बाद में हाँ, हाँ, करेक्ट। वैसे जो आयरन है वो तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुई थी, राइट? तो ये हो गया जीपीयू। हाँ। अब हमारे जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों में जो हमारा सर्वर होता है, हुँ, उसमें जीपीयू तो लगता ही है, पर सीपीयू भी लगता है। हुँ, तो जो मैंने आपको बताया था कि सीपीयू मैनेजर होता है, जीपीयू वर्कर होता है, हुँ। ठीक है? तो ये सीपीयू भाई बोलता है वर्कर को तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, उसको मैनेज करना है द होल। तो एवरी सर्वर टिपिकली विल हैव 2 जीपीयूज़, 1 सीपीयू एंड समथिंग टू दैट। आई मीन हर एक सर्वर का एक डिज़ाइन होता है। जब डेल के सर्वर का कुछ डिज़ाइन होगा, हमारे यहाँ पे नेटवेब के सर्वर का कुछ डिज़ाइन होगा, एचपी का अलग एचपी का होएगा। अपना राइट। डिज़ाइन होगा। फॉक्सकॉन कोई और ओटी कंपनीज़ के नाम मेबी आई एम फॉरगेटिंग बट देयर आर फ्यू मोर कंपनीज़, सबके अपने-अपने डिज़ाइन्स होते हैं। बट एसेंशियली उसमें सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है, जीपीयू भी होता है, राइट। राइट? तो ये जीपीयू और सीपीयू क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इसके बेसिस पे ये इंडस्ट्री बनी है और जीपीयू खास करके विदाउट जीपीयू यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू प्रोसेस दिस एट द स्केल दैट यू आर डूइंग एंड एज अ रिजल्ट इन सम वेज वन कैन से विदाउट एनवीडिया एआई वुड प्रोबेबली नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें हाँ, अक्षय, हाँ, तो मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं? लिटरली इज़ द लैंग्वेज दैट अ पर्सन स्पीक्स। यस, व्हेयरएज़ जीपीयूज़ एंड सीपीयू क्या है? इज़ द प्रोसेसर और द ब्रेन प्रोसेसर ऑफ बिहाइंड द इट। ब्रेन बिहाइंड इट। जिसमें आपकी ट्रेनिंग हुई, तो हाँ, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, दीज़ आर लाइक योर चैट जीपीटी, करेक्ट, क्लॉड, जेमिनी, परप्लेक्सिटी करेक्ट, और इनकी जो कंपनीज़ हैं वो है ओपन एआई, हाँ। एंथ्रोपिक एटसेट्रा, एटसेट्रा। अच्छा हाँ, ये भी बहुत अच्छा किया आपने ये टच किया कि इसमें भी मल्टीपल कंपनीज़ कर रहे हैं, वो बहुत लोग अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे ओपनएआई और एंथ्रोपिक है, ये लोग क्या ये लोग मॉडल की कंपनीज़ है, राइट। राइट? वर्सेस ओरेकल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेचती है कि आप मॉडल चला लो तो उसमें। मॉडल कंपनीज़ को वैसे हम एआई लैब्स कहते हैं, राइट? एआई लैब्स कहते हैं, राइट? वो और उसमें बहुत सारी एआई लैब्स इंडिया में भी है, छोटी है, सर्वम है, सर्वम है, राइट? और ज्ञानी है, देयर इज़ वन मोर, देयर मल्टीपल एक्चुअली राइट, छोटी-छोटी है राइट। और छोटे-छोटे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अक्रॉस द बोर्ड लैब्स है बट बेसिकली जो विनर लैब्स है अभी के लिए, जो लार्ज जनरल मॉडल्स बना रहे हैं, उसमें तो हमारी ओपनएआई, एंथ्रोपिक आ जाती है, गूगल का अपना अपने जेमिनी है, जहाँ पे वो मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। Microsoft is not making its own thing it at any scale that we know of. मेटा ट्राई कर रही है बट कंटिन्यूअसली आई थिंक पीछे रह जा रही है। ग्रॉक भी ट्राई कर रहा है बट अभी तक पीछे रहा है बट मे बी ग्रॉक इज़ इलॉन मस्क नाउ स्पेसएक्स, राइट? व्हिच इज़ अब तो मतलब ग्रोक तो अपना एक्स्ट्रा डेटा सेंटर कैपेसिटी भी दे रहा है। तो एंथ्रोपिक को दे इफेक्टिवली दिया। शायद नियो क्लाउड ही बन गया है। करेक्ट, करेक्ट। शायद अब पता नहीं इनका लॉन्गर टर्म क्या है बट वी विल सी। तो अक्षय भाई जस्ट और फर्स्ट प्रिंसिपल से या चलते हैं। हाँ, अभी हाँ। हमने देखा कि यार ये नीड क्यों बढ़ रही है, हुँ, कि रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अभी एआई एजेंट्स की शायद से भी हम बात हुँ, करेंगे, तो एआई एजेंट्स तो टोकन की बहुत ही खपत करते हाँ, हैं एंड अगेन इट्स अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, इसका अडॉप्शन आ रहा है। करेक्ट। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप वी हैव जस्ट रिसेंटली टर्न्ड 6 इयर्स ओल्ड। तो एसओआईसी चैनल आज से 6 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ में हमारा एक ही मिशन था, टू स्प्रेड फाइनेंशियल एजुकेशन अमंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ये टिप्स का कल्चर खत्म करें कि आप खुद इंडिपेंडेंटली बिजनेस एनालिसिस कर पाएं एंड इंडस्ट्रीज को सीख पाएं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द बिजनेस एनालिसिस और द इंडस्ट्री एनालिसिस दैट वी डू ऑन दिस चैनल. So, as a part of our thank you gesture, what we have done is that we have come out with a coupon code thank you 6, which gives you a one-time exclusive access to the SOIC membership. जहाँ पे हम क्या-क्या सिखाते हैं? We teach you all about asset allocation and financial planning in level 1. लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल शेनानिगन्स. लेवल 3 में हम आपको सिखाते हैं कंपनी की वैल्यू कैसे करें. लेवल 4 में टीच यू ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस की सेलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं स्टॉक में. लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट कि हाउ टू स्कैन फॉर बिजनेसेस एंड लेवल 6 के अंदर वी टीच यू कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस कैसे करें. इसके साथ साथ 2 एडेड बोनसेस हैं, जहाँ पे एक एसओआईसी की एआई मास्टर क्लास है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि एआई को यूज़ करके कैसे हम लोग अपनी रिसर्च प्रोसेस को शॉर्टन करें. एंड इसके साथ साथ एक मार्केट सिग्नल्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप बट एज अ पार्ट ऑफ थैंक यू 6 इट्स इंक्लूडेड इन दैट. तो एसओआईसी मार्केट सिग्नल्स में
हम लोग ये डिस्कस करते हैं एवरी फोर्टनाइटली कि मार्केट में क्या चल रहा है और की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है एंड साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। एंड इसके साथ साथ एक एडेड बोनस और है, दैट इज स्टॉक स्कैन्स। तो अगर इफ यू साइन अप फॉर द SOIC membership using Thank You 6, you'll also get a 1 year access to stock scans as well. The link for the coupon is there in the description box below. With this, let's go back to the video. अब यार एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक जितनी भी ऑडियंस है हमारा हमारा आइडिया रहता है फर्स्ट प्रिंसिपल का सीखना। यार एग्जैक्टली जो डेटा सेंटर की वर्ल्ड में कैपेसिटी है, यूएस में कितनी है, इंडिया में कितनी है, इसकी क्या ग्रोथ आ रही है, और एक डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पर पहले आई थिंक कैपेसिटी इससे स्टार्ट करते हैं हाँ कि जो केपेक्स बिल्ड आउट हो रहा है इसकी क्या क्या मेट्रिक्स यूनिक है। हाँ तो द ग्रेट क्वेश्चन, और इसमें इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, पर इसके पहले एक चीज़ बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर इवन बेटर हो जाएगा। हाँ। कि दो चीज़ों के बारे में आई थिंक हमको पता होना चाहिए। एक है स्केलिंग लॉस, और स्केलिंग लॉस क्या है कि ये अभी 2000 मतलब मिड 2000 से एआई का कुछ टाइप का रिसर्च चले जा रहा है, और कुछ सम टाइम इन अर्ली 2020s दे फिगर्ड कि अगर हम ज़्यादा जीपीयू लगाए, ज़्यादा डेटा दें और ज़्यादा समय ट्रेन करें, तो मॉडल का आउटपुट बेटर होता है, राइट? और ये एम्पिरिकली प्रूव कर पाए कि यार हर मॉडल में ये हुआ है। इसके कारण कंपनीज़ को रियलाइज़ हुआ कि हर बार मैं जब मॉडल बनाता हूँ, नया ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं और जीपीयूज़ लगाऊँ, बेटर जीपीयूज़ लगाऊँ, और डेटा बनाऊँ, सिंथेटिक डेटा भी बनाऊँ, बेटर लेबलिंग करूँ, और मैं और समय तक मॉडल को ट्रेन करूँगा, तो मेरा मॉडल बेटर होता जाएगा। एंड सो फार you go from ChatGPT 3 to 4 to 4.5 to currently 5 something, 5 point something, right? The models have continued to improve on the back of just higher capacity and higher volume of data and training for a longer period. This is also true for Anthropic and many other models. आई थिंक उसमें तो 4.8 आ गया क्लॉड में तो। हाँ, 4.8 ओपस अभी अभी आया है, करेक्ट, राइट? एंड मीथोस का बात करें जो बहुत Correct. इंटरेस्टिंग है। आप मीथोस की बातें सुनो, हमने किसी ने यूज़ हमने नहीं किया है, बट Release कह रहे हैं नहीं कि कर भाई रही। हाँ, रिलीज़ ही नहीं करेगी कि इतना कैपेबल है, राइट? बट पॉइंट इज़ कि दैट हैज़ बीन पॉसिबल, पार्ट ऑफ इट बिकॉज़ दे हैव बीन स्केलिंग लॉज़ होल्ड ट्रू, व्हिच ड्राइव्स कि भाई हर कंपनी को और जीपीयूज़ खरीदने हैं, बेटर जीपीयूज़ खरीदने हैं, राइट? इसके कारण वो बोलता है भाई मैं ज़्यादा कैपेक्स करूँगा, तो मेरा मॉडल बेटर होगा, तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा एंड मेरा पीएनएल बेटर होगा, राइट? दैट इज़ वन। सेकंड इज़ जो मैंने स्टार्टिंग में टच किया था कि सब बड़ी कंपनीज़ को रियलाइज़ हो गया कि यार वो इर्रेलेवेंट हो जाएँगे, अगर यहाँ पे फाइट नहीं मारते हैं तो। Especially these mega caps like Googles of the world, right? And they've been working on this for a while. It is हम लोग को अब पता है, but they've been trying many things for a while, right? But अगर ये रेस हार गए तो परमानेंटली सब हार गए। इसके लिए उन लोग के लिए सबके लिए डू और डाई है। अगर मेरा पीएनएल अभी चले ना चले, बैलेंस शीट की जो भी हालत हो, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं मेरा टर्मिनल वैल्यू 0 है। तो इसमें भी इंटरेस्टिंग है ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हाँ। ओरिजिनली क्लाउड प्रोवाइडर्स थे, तो Correct. इनके लिए, और अमेज़न Amazon फॉर दैट AWS, मैटर, राइट? yeah. तो उनके लिए इन सम वेज़ एडजेसेंसी थी टू प्रोवाइड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? बट टू बी ओनिंग मॉडल्स हाँ, दैट आर models. फ्रंटियर, राइट? दैट इज़ अ डिफरेंट एनिमल ऑलटुगेदर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बेकार मॉडल है कोपायलट। हाँ, नहीं मतलब दे हैव बीन एबल टू सेल एज़ अ बंडल टू व्हाटएवर दे हैव बीन एबल टू फाइंड। बेकार है। हाँ, बेकार है, राइट? हाँ, बेकार है। पर मतलब अपने सेपरेट करते हैं मॉडल के, करेक्ट। फ्रंटियर लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। अब फ्रंटियर लैब सबके लिए नया गेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 3-4 कंपनीज़ के लिए मतलब इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द बिज़नेस, एंड एंड वो ऑनेस्टली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते forward integration है। For OpenAI and Anthropic are not doing their data centers or infrastructure, they are just taking it on rent. Oracle is the only game in town in some ways that kind of, I mean, they also had infra, but very different form of it. They were not, they had cloud business, but not of scale. And they said कि नहीं अपने इसमें बड़ा बैठ लेंगे, because Oracle's cloud was probably behind the worlds of likes of AWS and Amazons and Googles of the world, right? So India globally, right, about 50 to 60 gigawatts of data center capacity exists currently, right? Of which US will have most of it. Like, I mean, I think 70-80% is roughly ballpark in the US, and the rest of it is scattered. India में तो मतलब अभी 1.5 gigawatt से maybe थोड़ा कम है, right? Interestingly, India consumes a ton of data, but India has not put that many data centers because a lot of demand has been catered from global data centers. हैं। Singapore has been a key hub where India is concerned, and
because you have subsea cables, it has been okay for them to put it there. The complexity, as we hear it from the industry, is that complexity of putting a data center is higher in India versus other countries. Obviously, costs are significantly lower, but India is a smaller data center market as of today, right? ग्लोबली ये 50-60 जो यूएस पकड़ते हैं कि 85 गीगावाट का जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी है, हर साल मतलब बोल रहे 15, 12, 15, 20 गीगावाट्स भी जाना है लोगों को एडिशन एंड गो टू 100 गीगावाट्स इन अ 3 to 4 to 5 year period based on how soon they get permits, right? And so that market is expanding at an absolute phenomenal rate. मतलब यूएस से 50 गीगावाट्स का कह रहे हैं 100 100 गीगावाट्स yes. 5 इयर्स में हो जाएगा। Yeah. इंडिया में आज 1.5 यहाँ 1.5 गीगावाट है और इंडिया में बोल रहे कि हाँ हम 5, 6, 7, 8 तक ले जाएंगे अगले 4-5 साल में। Look, it is very hard for one to know right now how much can be added in India, but my sense is we will probably overshoot than undershoot राइट because every and yesterday is again the OpenAI CFO's interview that I spoke about earlier. She explicitly called out that look, training we will do in the US, but inference will be distributed in global, right? And India is one of the biggest consumers of AI already. Like if you look at Anthropic publishes data on where it is used in what ways in different countries, men, women, age, city, different types of uses. Across the board, India is a leader of sorts in using AI. Of course, we have a large population that is well educated, it uses English and all of it helps. But India is a big user of AI, which means all of these companies, if they believe that inference has to be local, will end up making or using data centers. And if there is demand for this, people will build. Our country is full of entrepreneurs who want to take opportunities and cater to the demand that exists, right? So 50 gigawatt going to 100 in the US, India maybe 1.5 to 6, 7, 6, 7 ish in next 4-5 years, right? Each megawatt of data center एंड इसमें डेटा सेंटर के बहुत टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं n+1 2n+1 एंड आई मे बी टच अपॉन briefly at a later stage, right? But essentially, typical n+2 data centers will cost something between 50 to 60 crores x of chips दिस इज पर मेगावाट per megawatt, right? तो जब हम बोलते हैं कि हमको 50 गीगावाट नया लगाना है, तो मतलब गीगावाट इज 1000 मेगावाट। करेक्ट सो एसेंशियली 50,000 इंटू 50-60 करोड़। सर मैं 50-60 करोड़ इंडिया का बात कर रहा हूँ। यूएस में जाते हैं तो मे बी 80-90 करोड़, राइट? और अभी $10 million और इन द बॉल पार्क। एंड ऑफ कोर्स दिस नंबर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन आपने बिहाइंड द मीटर पावर लगाया है कि नहीं, जो हम बात नहीं कि essentially अपना पावर प्लांट लगाया है कि ग्रिड से ले रहे हैं और चीजें थिंग्स लाइक दैट। मतलब 100 मेगावाट का जो प्लांट है दैट इज मतलब 100 मेगावाट की अगर कैपेसिटी है तो दैट विल टेक क्लोज टू 5000 करोड़ यस, एंड अगर 1 गीगावाट की कैपेसिटी है 50,000 तो दैट इज 50,000 इंडिया में। इंडिया यूएस में वो एक ज्यादा लाख नंबर हाँ हाँ तो अभी मतलब अगर इंडिया में भी कहते हैं कि 1.5 से 7 गीगावाट Yes. कैपेसिटी जाती है, अगर यहाँ से 5 टाइम्स और होती है तो दैट्स पोटेंशियली अ केपेक्स ऑफ 2 से 2.5 2.5 लाख लाख से 3 लाख करोड़ का केपेक्स एक्स ऑफ चिप, गॉट X of chips, and that is also critical because the chips will consume as much more, करेक्ट as much more at least. And depending on chip भी महंगी होती जा रही है। Of course टोकन वैल्यू तो पर टोकन सस्ती होती है, बट इफेक्टिव वैल्यू तो बढ़ती जाती है। तो आपका 1 गीगावाट का डेटा सेंटर में कंजम्पशन तो उतना होगा ही, राइट? सो एंड इंडिया का इतना है, अब ग्लोबल सोचो तो फिर ये $700 बिलियन वाला नंबर भी छोटा लगने लगता है, राइट right? Just think about it. Like if you're adding 50 gigawatts and per gigawatts is $10 billion and there is X of chips, memory, everything, then essentially when you add 12 gigawatts, you have to put 120-130 billion dollars on the ground for the hard infra. And then you buy another $200-300 million of chips, right? That gives you 300-400 billion. And then there is a bunch of other capex around it that you end up doing to get to 700. The 700 number, that's also very interesting. So, and good, we touched upon it. 700 is the capex that you do this year, but that doesn't mean data centers going live this year. All of them, right? So, आप अगला 3 साल का कैपेसिटी बुक कर रहे हो, तभी भी आप केपेक्स तो इस साल गिन रहे हो। तो इसके लिए जब भी हम 10 गीगावाट या 15 गीगावाट करते हैं, तो हमारा नंबर शायद 700 नहीं आएगा। जो 700 a part of it spills over to the next year, but you put capex this year, so you kind of call it this much capex for this particular period. तो right?
इन अ नटशेल अक्षय आपने बताया कि बिकॉज ऑफ एलएलएम्स या ट्रेनिंग के लिए एंड इन्फ्रेंस की शायद से हमने बात नहीं, इन्फ्रेंस के भी हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस डेटा सेंटर्स की नीड है जहाँ पे जीपीयूज और सीपीयूज लगते हैं। करेक्ट एंड वर्ल्ड में अभी 50 गीगावाट की कैपेसिटी यूएस में, इंडिया के अंदर 1.5 की है, और यूएस में तो डबल हो रही है एंड इंडिया में 1.5 से 7 जा रही है। 5 गुना हो रहा है करेक्ट तो दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू द बूम इन केपेक्स बूम इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से कोई भी कंपनी जो कैपिटल गुड प्रोवाइड कर रही है, कोई एकदम डेटा सेंटर के अंदर जा रहा है, कोई डेटा सेंटर के बाहर बाहर है। पावर में जा रहा है, करेक्ट तो उसका एकदम केपेक्स बूम आ चुका है करेक्ट वर्ल्ड में। और क्या है ना कि बहुत सारी ये इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट डोरमेंट सी थी। हाँ, उनको उनको कैपेसिटी लगाने की जरूरत नहीं, ओवर कैपेसिटी पे बैठे थे और कह रहे थे भाई हमारा धंधे नहीं चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। देयर आर कंपनीज इन दिस वैल्यू चेन दैट वर बैंकरप्ट, वर अबाउट टू गो बैंकरप्ट एंड देन हैव जस्ट हैड अ रीइन्वेंशन ऑल टुगेदर, राइट? मतलब उनका गोल्डन एज आ गया हाँ, एकदम golden से age आ कि गया। 20 साल कुछ नहीं हुआ अब एकदम। उसका द रीजन दिस इज इम्पोर्टेंट इज कि तुम्हारा डिमांड एकदम एक्सट्रीम बढ़ गया हाँ, और सप्लाई एकदम एक्सट्रीम क्रंच में मतलब इफेक्टिवली बढ़ चला गया क्योंकि कोई कैपेसिटी नहीं डाल रहा था सालों तक। इसका बहुत एक, क्योंकि यूएस मार्केट हाँ, जी हम लोग देखते हैं तो इंटेल, करेक्ट सिस्को, नोकिया, मतलब Yes. सिस्को का 2000 में डॉट कॉम बबल में Correct. पीक लगा था, करेक्ट वो भी लास्ट 1 ईयर में क्रॉस हो गया अंदर अच्छा होने। करेक्ट इंटेल का 2000 में पीक लगा था, तब हाँ। इंटेल 2000 में $450 बिलियन की कंपनी थी। अब आज इंटेल आई थिंक $600-700 बिलियन की कंपनी हुई है। करेक्ट सिमिलरली नोकिया भी रीइन्वेंट हुई है, एनवीडिया ने भी इन्वेस्ट करा है Yes. नोकिया के अंदर, उसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड Correct. स्टफ आ रहे हैं। करेक्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द मनी फ्लो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इज फाइंडिंग इट्स Yes. वे इनटू डिफरेंट कैपेक्स Correct. थीम्स। और दूसरा क्या है कि सबको रश है क्योंकि क्या है कि अगर हम साल भर पीछे रह गए करेक्ट तो हमारा मॉडल कभी कैचअप ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे को चाहिए ना कि मुझे करना ही है, बट करना है एकदम भयंकर तेज़ी के साथ। तो जब आपको तेज़ी रश में कुछ करना होता है ना, तो आप कोई भी भाव देते हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ अपने मार्केट में भी, अगर मेरे को कोई स्टॉक खरीदना है और आज ही सारा खरीदना है, तो मैं बोलूँगा यार कि भई हमें ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि आज ही सारा चाहिए तो कैसे हम सप्लाई क्रिएट करेंगे? ना उनको सिमिलर चीज़ हो रहा है ये मार्केट में कि भाई किसी के पास कैपेसिटी है, आज ही दे, क्या भाव है बोल और मैं वो भाव पे ले लूँगा। और इसके कारण ये सारी कंपनीज़ जो मार्जिन ही नहीं बनाती थी, ओ माय जब जिंदा भी थे तो मार्जिन नहीं बना रहे थे, वो अबनॉर्मल मतलब अबनॉर्मल तो बाद में पता चलेगा, बट एक वेरी हाई मार्जिन बनाने चालू कर दिए। हाँ, मतलब क्योंकि डिमांड सप्लाई शॉर्टेज मिसमैच ऐसा है करेक्ट, जो अनप्रेसिडेंटेड ही है करेक्ट, अनप्रेसिडेंट कि 10% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी आज 85% ग्रॉस 85% पे प्रॉफिट पहुंच मार्जिन गई, पे राइट? अपनी मेमोरी कंपनी तो दिख ही रहा है। देखिए। अक्रॉस extremity of that example is such scaled companies are making margins that they have never ever imagined they will ever make, करेक्ट right? करेक्ट Ever, right? And so, and the funny thing is कि when it is crunched, it gives a lease of life to many companies that were never going to get a lease of life, never ever ever, right? राइट क्योंकि इतनी और क्योंकि कंपनीज बोली है भाई अगर मैं 100 बिलियन की जगह पे 110 बिलियन कर दूंगा, जैसे मेटा का केपेक्स बढ़ा था इस बढ़ा था। बढ़ा रहा है। मेटा क्यों केपेक्स बढ़ा था? क्योंकि उसकी मेमोरी महंगी हो गई। मेटा बोला भाई मेरा मॉडल तो नहीं चल रहा है पर मैं मतलब दंगल में जाके करूंगा जरूर। मारूंगा, कोई भी भाव पे मारूंगा। 100 से 120 कर हाँ दिया। हाँ हाँ तो बोला भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास Right. कैश फ्लो है, मैं पीछे नहीं रह सकता। Correct. एंड क्रेजी थिंग इज मेटा बॉट दिस this Chinese company and has integrated into its ad stack, and its ad stack has become a lot more powerful because of that, right? Right. And their ROAS has significantly gotten like the essentially their ability to make money has significantly changed because of the AI model that they bought, not that the one they made. They made is probably not doing as good a job. But why I'm saying all this is because the fact that no one has a choice to wait also makes this cycle extreme in itself. कोई साइकिल में चॉइस होता है कि वेट कर लेंगे, पीछे बाद में करेंगे। यहाँ पे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि अर्जेंसी है। अर्जेंसी बहुत है। तो अक्षय मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब मैं अभी एक येंसन हुआंग का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें मैं बताया था कि यार 5 लेयर्स ऑफ एआई होती है। आई थिंक शायद से सबसे पावर होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जो अपनी डेटा सेंटर की बात करी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चिप्स आते हैं, फिर एलएलएम मॉडल्स आते हैं जिसका आपने एक्सप्लेन करा हम सबको, और फिर कंज्यूमर ऐप्स आती हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब हो गया। तो वैल्यू चेन में ऑफ एआई और भी हम केसेस को और समझ सकते हैं, एंड साथ साथ डेटा सेंटर की क्या वैल्यू चेन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है। हाँ, पावर की तो आप हमें बाद में बताएंगे, बट Correct. एक डेटा सेंटर में लगता क्या क्या है यस, और क्या क्या चीजें अंदर जाती है डेटा सेंटर के। डेफिनिटली। नहीं, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट इन मोर ग्रैनुलैरिटी, ओके? तो जो जेनसन हुआंग ने वो पॉडकास्ट में बताया था 5 लेयर अ, जो ऊपर का लेयर है एट द टॉप एप्लीकेशन जो हमारे साथ इंटरफेस करता है।
4 लेयर में आज सारी वैल्यू टीम्स लाइक इज़ कैप्चर्ड बाय 3-4 फ्रंटियर लैब्स, क्योंकि हम व्हाइल एआई इज़ गेटिंग यूज्ड इन मेनी कंज्यूमर एप्लीकेशंस, they are not getting used at the front end of it. I mean, the sense that it is not seen as AI, it is seen as any consumer application, right? अभी का ज़्यादातर काम जो हम आज डिस्कस भी करेंगे, वो उसके नीचे के 4 लेयर्स और मे बी इवन एलएलएम वी हैव डिस्कस्ड इनफ, और उसके पहले के 3 लेयर्स में करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है इनपुट, कि भई ये चलाने को लगता क्या है? पावर लगता है। ये मतलब इन सम वेज़ है ना, पावर इन टोकन्स आउट मॉडल है। अपना रॉ मटेरियल ही इफेक्टिवली पावर है। हम्म तो फर्स्ट लेयर में ये बैठता है। सेकंड लेयर में बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई ये पावर कहाँ पे डालना है, कहाँ पे चीज़ें रखनी है और वेयर कैसे, एसेंशियली फैक्ट्री, सम ऑफ थिंक ऑफ इट एज़ अ फैक्ट्री। पावर फैक्ट्री में आ रहा है और उसके मशीन्स जो होते हैं वो होता है हमारी चिप्स, ओके? तो अगर हम कोई प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जैसे होता है कि हमारा एक फैक्ट्री होता है, जहाँ के इसके अंदर मशीन होती है, हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं अलग-अलग मेटल्स, और हमारा प्रोडक्ट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट? इस केस में रॉ मटेरियल इज़ लाइक पावर, machine is like chips, and the factory is the data center itself. हम्म Now, to run these chips, your factory has to be a certain way. And large part of current cycle in AI is essentially attracting capital to build these factories, buy these machines, and figure out a way to get power, right? And so next things that we discuss in breaking down it will be revolving around these three things. On top of that, companies like OpenAI, Google, Anthropic are building LLM models. They need these factories to run their models, and as consumers, हम्म we use that. Is that so? Once you understood this, and what we spend most of our time on, because that is the most important crux of कि मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बनी हुई है, बनी थी, बनी है, पता नहीं, बट एसेंशियली दिस इज़ वेयर द 3 लेयर्स इज़ वेयर अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग इज़ हैपनिंग टू बिल्ड दीज़ फैक्ट्रीज़ दैट आर ऑपरेशनल। नाउ अब हम डेटा सेंटर की बात करते हैं, जहाँ पे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये डेटा सेंटर क्या होता है? एसेंशियली आप सोचो तो एक फैक्ट्री है, एक बिल्डिंग है। हम्म ये बिल्डिंग के अंदर जीपीयूज़ रखे हुए हैं। ये जीपीयूज़ को चालू करने के लिए और चलाने के लिए पावर चाहिए, और हमारी कंपनी लाइक एनी कंपनी दैट मेक्स अ मॉडल, ये जीपीयूज़ को के ऊपर कुछ प्रोग्राम चलाते हैं और उससे मॉडल बनाते हैं या मॉडल बना हुआ इन्फर करते हैं। तो इसको हम 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही, ओके? हम्म तो एट द बेस लेयर अगेन देयर इज़ पावर। तो पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये चलाने के लिए पावर चाहिए, एकदम हार्ट में पावर है। उसके ऊपर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक बार है पावर आप अंदर आ गए, अब कि आपने ग्रिड से या कहीं से पावर ला दिया, हम्म फिर वो अपनी फैक्ट्री में भेजना है, हम्म और फैक्ट्री में भेजना इतना सिंपल नहीं है, मतलब इन सम वेज़ है कि वायरिंग ही है, बट कॉम्प्लेक्सिटी वायरिंग की बहुत हाई होती है, हम्म क्योंकि यहाँ की जो अपने मशीन्स हैं, वो बहुत महँगे हैं हम्म और बहुत कम सप्लाई में है। मतलब है कि अगर वायरिंग गड़बड़ करूँगा, तो मशीन्स खराब हो जाएगी, और मशीन्स खराब हो गई तो मैं पीछे पड़ जाऊँगा, हम्म राइट? तो सेकंड लेयर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड लेयर है ये चिप्स इटसेल्फ, हम्म राइट? फोर्थ लेयर है चिप्स इटसेल्फ, क्योंकि ये तो हमारा हार्ट है। फोर्थ लेयर है, अब ये इतनी पावर जा रही है, तो इतनी पावर से हीट जनरेट हो रही है, हम्म और ये बहुत क्रिटिकल पीस है अगेन डेटा सेंटर में, क्योंकि डेटा सेंटर एक फैक्ट्री की तरह है, इसमें बड़े-बड़े मशीन्स चल रहे हैं। हम्म तो जितना पावर जाता है, पावर कन्वर्ट्स इंटू इंटेलिजेंस एंड थ्रोज आउट बाय प्रोडक्ट एज़ हीट। हम्म तो हीट को कैप्चर करे, तो कूलिंग इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंट लेयर, एंड देन द फिफ्थ लेयर इज़ नेटवर्किंग। तो ये जीपीयूज़ जो है, जीपीयूज़ आर लाइक वर्कर्स, राइट? जो मैं हमने पहले बताया था। अब जीपीयूज़ को ज़्यादा काम करने के लिए एक-दूसरे से बात करनी पड़ती है। हम्म वो एक जीपीयू में सारा काम नहीं होता है। एक जीपीयू की सर्टेन कैपेसिटी में हमारे मॉडल्स हैं, वो बिलियंस और नाउ ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में जा रहे हैं। मतलब द साइज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन दे आर हैविंग, एंड द साइज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन दे हैव टू टॉक टू ईच अदर इज़ वॉल्यूमिनस, एंड एज़ अ रिज़ल्ट वन जीपीयू कैन नॉट डू इट, सो ईच जीपीयू हैज़ टू टॉक टू द अदर जीपीयू। हम्म इसमें एक रैक में 72 या 36 जीपीयूज़ हो सकते हैं, और फिर बहुत सारे रैक्स को भी एक-दूसरे के साथ बात करना पड़ता है। ये बात करने के लिए नेटवर्किंग का लेयर लगता है। हम्म तो ये 5 लेयर एसेंशियली इकट्ठा होके एक डेटा सेंटर का
ढांचा बनता है, हम्म, राइट? अब ये डेटा सेंटर में अगर ये पांचों चीजें राइट तरह से बनी हुई है, तो फिर ये कैलिसन कंपनीज आके बोल सकती है भाई मेरे को क्लस्टर दे। तो अगर आपने देखा होगा कि ग्रॉक ने जो अपने बड़े दो कोलोसस 1 और कोलोसस 2 बनाए, हम्म, राइट? पर उनकी मॉडल्स ही नहीं चल रहे हैं, इतने अच्छे नहीं है। तो उन्होंने ये पर इतने अच्छे से क्लस्टर बनाए थे कि क्लाउड ने बोला भाई मेरे को दे दे और मैं अपना काम कर मतलब एक दिया। तरीके ना क्रूड सेंस उसको रेंट पे दे दिया। रेंट पे ये राइट। सारे न्यू क्लाउड मॉडल्स एंड हम आएंगे तभी उस पे कि जब भी हमने ये बात करेंगे कि सारे भाड़े के बिजनेस है। जैसे ई हो गया हाँ, इनके ये टू भी इसी इन अ क्रूड वे भाड़े के ऑब्वियसली टू बी एबल टू रन अ जीपीयू क्लस्टर इज नॉट एन ईजी थिंग, करेक्ट। राइट? सो आई विल नॉट से कि मतलब कुछ काम के नहीं है, बट माय पॉइंट टू द पॉइंट इज कि एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल यू पुट अप कैपेसिटी और गिव इट अ ट्रेंड। नाउ Correct. ऑफ कोर्स एवरीवन कैन नॉट गिव इट अ ट्रेंड एंड दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? तो ये 5 लेयर है। आई थिंक हर एक लेयर में बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं और ये बॉटलनेक के कारण ये साइकिल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, राइट? क्योंकि कुछ बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम सालों 5 साल 3 साल पहले इनको की ज़रूरत नहीं मानते थे। और पावर में आप देखोगे तो कितनी सारी पावर इक्विपमेंट कंपनीज मतलब बैंकरप्ट हुई है लास्ट 20 साल में, उसका कोई लिमिट नहीं है, हम्म, राइट? हमारे इंडिया में भी काफ़ी लिस्टेड कंपनीज है जो बैंकरप्ट होने को आई थी और फिर ये कंपनी ने ये साइकिल ने उनको मतलब जिंदा कर दिया, राइट? तो एंड दिस इज ट्रू विथ अक्रॉस ईच ऑफ द 5 इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स दैट वी स्पोक अबाउट, राइट? तो ये 5 जो लेयर हमने डिसाइड बताए उसमें आप समझ लो कि चिप्स का लेयर अलग कर देते हैं क्योंकि वो एक आईटी इक्विपमेंट है जो कंप्यूटेशन करता है। उसके अलावा का जो इंफ्रा है, राइट? बॉल पार्क अगर हम बिहाइंड द मीटर पावर करते हैं बेसिकली कि अपना खुद का पावर प्लांट जिसको बिहाइंड द मीटर बोलते हैं, तो ₹100 का अगर केपेक्स डेटा सेंटर में होना है, तो 20 से ₹25 उसमें जाता है, 15 से 20-25 उसका डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, 20 से 25 कूलिंग में जाता है, मे बी 10 टू 20 समटाइम्स नेटवर्किंग में जाता है, राइट? और फिर सिविल और ये सब जो एक्स्ट्रा काम होता है उसमें रिमेनिंग जाता है, राइट? एंड देन चिप्स ऑन टॉप ऑफ इट ends up being about 150% of the 100% you did. And that can vary depending on which chips you are buying and how much when you are buying also, because prices of everything have sort of gone up like crazy, right? जैसे चिप्स का केपेक्स 6 महीने पहले जो था वर्सेस अभी में मटेरियल चेंज आ गया क्योंकि मेमोरी बहुत महँगी हो गई। तो आई वी स्पोक अबाउट अर्लियर दैट मेटा ने अपना केपेक्स को बढ़ाना पड़ा सेम कैपेसिटी लगाने को क्योंकि मेमोरी बहुत महँगी हो गई। तो बोला भाई मेमोरी महँगी हो गई तो भाई जब मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे को मेरा केपेक्स बढ़ गया है, राइट? So this is the breakup of a typical data center. Again, this is important because as we see companies in each of these value chain, our ability to sense the size of the opportunity is linked to the amount of capex that happens in that layer, right? करेक्ट। So when you see a cooling company, the question that is worth asking is कि अगर कूलिंग का 15 से 20% या 25% है, तो हमारी कंपनी वो $1 बिलियन में $250 मिलियन में से क्या पार्ट में सप्लाई कर सकती है? तो हमको एक बाउंड्री कंडीशन मिल जाती है कि भाई ये मेरी कंपनी है उसका अपॉर्चुनिटी इतना है, हम्म, फिर क्योंकि ये प्रोडक्ट्स करता है, राइट? एंड इट हेल्प्स अस सॉर्ट ऑफ फ्रेम अपॉर्चुनिटी एट आवर कैपिटल गुड्स प्लेयर्स लेवल, राइट? तो हम यहाँ से जाते हैं कि ये पहला लेयर पे जाते हैं पावर जनरेशन का, राइट? और ये है ना एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि ये नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली सारे लेयर में कुछ-कुछ बॉटलनेक्स ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कौन-सा रियल बॉटलनेक है वो एक सवाल हो जाता है। क्योंकि हर लेयर में ऐसा चीज़ें हैं, यार ये नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको तो वैसे यूएस में लोग कहते हैं बॉटलनेक इन्वेस्टिंग। बॉटलनेक इन्वेस्ट कि वही है कि हर जगह बॉटलनेक है, मेमोरी में बॉटलनेक है, बॉटलनेक है। आपके यहाँ तक जीपीयूज़ के अंदर बॉटलनेक है। तो ये लाइक पावर ट्रांसफॉर्मर्स में देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड ऑफ 45 मंथ्स इन मंथ्स यूएसए। यस, So there's a huge amount of bottlenecks that have been created. करेक्ट, करेक्ट। अक्रॉस द बोर्ड कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी है, राइट? तो पावर में भी ऐसा है कि यूएस की जो ग्रिड है और यूएस पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि आपने लाइक वी स्पोक द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी इज़ हैपनिंग इन द यूएस। सो व्हाइल इंडिया इज़ वेरी रेलेवेंट बिकॉज़ द मल्टिप्लिकेशन फ्रॉम द करंट टू द एंड स्टेट और द 5 ईयर लेटर स्टेट इज़ लार्ज, uh, यूएस इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द करंट बिग ड्राइवर ऑफ द करंट साइकिल। Hmm. यूएस में ग्रिड बहुत सालों से अपग्रेड नहीं हुई है। उनके यहाँ पे जो लॉज है टू गेट ग्रिड कनेक्शन एट द स्केल दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट, इज मेक्स द वेटिंग पीरियड वेरी 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 लार्ज, राइट? विच मीन्स कि जब ऑर्कल बोलता है कि यार मेरे को ओपन एआई ने बोला है मेरे को अगला साल 10 गीगावाट चाहिए और मेरे को इसमें कुछ लगाना है, तो ऑर्कल कैन नॉट गिव इट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द ग्रिड,
राइट? तो पावर नहीं है तो मैं कुछ भी खड़ा करके रख दूँ, चालू ही नहीं होगा। हम्म, मतलब आपने जैसे हम बोलते हैं बेस्ट लैपटॉप है, अपने पास बेस्ट मोबाइल फ़ोन है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या करोगे? राइट? तो चालू ही नहीं होगा, राइट? तो ये कारण से पावर हैज़ बिकम अ क्रिटिकल बॉटलनेक। सो व्हाट हैव कंपनीज़ डन? कंपनी से कि यार देखो ग्रिड नहीं आ रही ना, अपने जाते हैं पावर इक्विपमेंट वाले अपने पावर प्लांट लगा देते हैं क्योंकि भाई ये रेस नहीं हार सकते। तो अपने जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ थी वो खुद के पावर प्लांट पावर कंपनीज़ बन गई है, मतलब आईपीपीएस बन गई है, ऐसा समझ लो। और नॉट ओनली दैट, कंपनीज़ लाइक गूगल आर इन्वेस्टिंग इन पावर ईपीसी कंपनीज़ आल्सो कि भाई मेरे को पावर प्लांट लगाना है, मेरे को आता नहीं है, ईपीसी कंपनी में लगा लो। कहीं कहीं का तो जो इतने पुराने न्यूक्लियर प्लांट डीकमीशन हो गए थे, उनको बेसिकली वापस रिकमीशन रिवाइव करके कर और रहे थे। 25-50 ईयर के पीपीए कर दिए। करेक्ट, करेक्ट। नॉट ओनली दैट, मतलब एक पूरा नया मार्केट खुला है एरो डेरिवेटिव इंजन का, हम्म, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। पुराने प्लेन की इंजन है, उस प्लेन नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो निकाल के उससे पावर प्लांट बना रहे हैं। करेक्ट 15, 20, 25 मेगावाट, 50 मेगावाट तक आप वहाँ से बना सकते हो। एसेंशियली पीपल हैव बिकम वेरी इनोवेटिव, जहाँ से फर्वो एनर्जी करके कंपनी है, जियोथर्मल है, मतलब था फाइट मार रहे थे अचानक से भाई जो पावर मिलता है लगाओ, बस मेरे को जनरेट करके दो, राइट? तो दिस बॉटलनेक इज़ वेरी फंडामेंटल इन नेचर। सम बॉटलनेक्स कि चलो कुछ रिप्लेस करके लोअर क्वालिटी का आउटपुट आएगा, पर यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मेरे को चाहिए पावर, तो चाहिए पावर, राइट? एंड पावर हैज़ नो कलर इन इटसेल्फ। एवरी पावर इज़, आई मीन देयर इज़ कलर टू पावर, बट एट अ ब्रॉडर लेवल कि कोई भी पावर चलेगा, बट पावर चाहिए क्योंकि अपने पावर को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप का पावर को अपने स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं जनरली स्पीकिंग, एंड यूज़ इट फॉर द डेटा सेंटर, राइट? So as a result of this bottleneck, what has happened is industries of 3-4 types have come about, right? सबसे बिगेस्ट ड्राइवर है टाइम टू पावर है, तो अब को जल्दी कौन दे सकता है? तो सबसे जल्दी एक कंपनी है ब्लूम एनर्जी, बोलती है मैं आपको क्लोराइड ऑक्साइड फ्यूल सेल दे दूँगा। अब ये फ्यूल सेल मैं आपको 3 महीने में बना के दे सकता हूँ। आपकी सारी जो क कंपनीज़ है वो आपको सालों बोल रही है, मैं आपको 3 महीने में देता हूँ। तो दिस कंपनी का मार्केट कैप मे बी 2 साल पहले $4 बिलियन था। मतलब लोग सोच रहे थे इसका कोई कोई लाइफ नहीं होगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट था, बट कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं बैठ रहा था। मतलब बेसिकली एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल हाँ, सेल्स हैं जो उस पे चलते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस पे चलता है। एंड इट्स लाइक कि वो बॉक्स आप कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करके लगा सकते हैं ताकि हुँ, पावर मिलती रहे। करेक्ट। और वो क्या है मॉड्यूलर है, तो हाँ, मतलब क्या है कि अगर आप और मैं थोड़ा पावर में जाते हैं अगर सोचते हैं तो पावर जनरेशन की मतलब मल्टीपल तरीके हैं। हाँ, तो नेचुरल गैस ड्रिवन पावर जनरेशन की जो तरीके हैं उस पे टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि यूएस का मार्केट वो वही है नेचुरल गैस ड्रिवन। पर्मियन बेसिन है वहाँ पे हाँ, तो गैस बहुत सारा गैस है, उनको वेस्ट हाँ, करना पड़ता है, उनको फ्लेयर करना पड़ता है, तो करेक्ट। राइट? तो क्या होता है कि पावर की जो जनरेशन तरीका है उसमें सबसे एफिशिएंट तरीका है कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन। हुँ, तो क्या है कि बड़ी-बड़ी पावर प्लांट्स है, 300 मेगावाट का पावर प्लांट है, राइट? एक हुँ, 2 टरबाइन मतलब कंबाइंड साइकिल, एक गैस का टरबाइन, एक स्टीम का टरबाइन, और उससे 300 मेगावाट जनरेट करते हैं, राइट? ये बहुत एफिशिएंट भी होता है, पर अगर इसको आज खरीदने जाते हैं, तो सीमेंस, वर्नोवा और मित्सुबिशी और मे बी थोड़ा दूसान कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मार्केट, एंड देयर बैकलॉग है 5 इयर्स, 6 इयर्स। तो आप आज जाते हो बोलते हो 2032 में हम दे देंगे आपको, तो आप करेक्ट। करोगे, मैं क्या करूँ भाई तभी? और ये कंपनीज़ एक्सपैंड भी नहीं कर रही क्योंकि 20 साल से इनको डाउन साइकिल था। करेक्ट। तो एक्चुअली क्या है, ये इन कंपनीज़ के जो सप्लायर्स हैं ना, हाँ, वो तो मतलब बैंकरप्टी हो गए बहुत सारे। करेक्ट। इन फैक्ट वन ऑफ द रीज़न्स दे कैन नॉट आल्सो एक्सपैंड एट हाई रेट्स, उनके सप्लायर्स बैंकरप्ट हो गए थे, काफ़ी सारे। और है ना? इसमें एक बहुत छोटी-सी स्टोरी है आपके हाँ, अगर आपके आंसर से पहले सॉरी मैं हाँ, बताऊँगा ऑडियंस को कि आज से लगभग 8 साल पहले एक प्रमोटर से मैंने कॉल करी थी इस इंडस्ट्री में इंडिया में। हाँ, अभी किसी को पता नहीं था डीसी-वीसी आएगा नहीं आएगा। तो वो कॉल में मेरे को एंड में कहते हैं कॉल कर क्यों रहे हो? बिज़नेस ही नहीं है मेरे पास अभी। देयर इज़ नो डिमांड इन साइट। करेक्ट, ग्रेट। टुडे इट्स अ फैन फेवरेट Yeah, स्टॉक। my favorite stuff. Market cap has just touched 20,000 crore. Correct. At that time market cap used to be 500-600 crores. Which is what I was saying कि lots of people have got a lease of life because of this cycle, and thing is कि 20 साल में केपेक्स बढ़ा ही नहीं था। हाँ, और लोग बोल रहे थे हम नया तो हम सारा खाली रिन्यूएबल लगाएँगे, पावर कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ रहा था, यूएस मार्केट वाज़ नॉट ग्रोइंग एट अ हाई रेट इन एनी वे, राइट? वाज़ नॉट ग्रोइंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट? India is never a natural gas market, so that cycle never existed, and hence companies that were present in this they were doing some part of their work, लाइक हमको काम ही नहीं मिल रहा है, हमने धंधा इनके पीछे खड़ा किया है, तो अब हम क्या करें? तो हम बंद कर देंगे, और बैंक्रप्सी हुई है, राइट? देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स हुँ, इन द यूएस। वो 1.5 साल पहले बैंकरप्ट था। आज कुछ $11-12 बिलियन का ऑर्डर बुक है। स्टॉक हैज़ गॉन फ्रॉम 0 टू
100 एंड समथिंग। अभी वुल्फ स्पीड का एग्जांपल है। हाँ, ये कंपनी चैप्टर 11 बैंकरप्ट हुई। करेक्ट। After coming out of the bankruptcy court, like, so now the stock is up big time because they're one of the biggest manufacturers of silicon carbide. Correct. Absolutely right. Crazy. So going from here, so as a result, the Bloom has become very meaningful. Now then there are other ways of generating power. जैसे engines होती है, जो हमारे यहाँ भी जैसे किर्लोस्कर बनाता है, छोटी बनाता है, राइट? डीजल इंजन बनाते हैं, वैसे गैस इंजन होती है, गैस टर्बाइन्स होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये 5, 10, 15, 20 मेगावाट बनाते हैं पर डिवाइस, वैसे जो कंबाइंड साइकिल था वो 300 मेगावाट। फिर गैस टर्बाइन्स होती है छोटी वाली, जिसको इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइन्स बोलते हैं, जो 5 से 30, 35, 40, 50 मेगावाट की रेंज में जनरेट करते हैं पर यूनिट। और फिर होती है जो मैंने अर्ली टच किया था, एरो डेरिवेटिव इंजन, Right. राइट? जो एसेंशियली उनके एयरक्राफ्ट की जो इंजन होती है ना, और पावर प्लांट ना मोटा-मोटा सेम चीज़ होती है, पर उसका उसका तरीका अलग होता है, एंड एक थ्रस्ट जनरेट करता है, एक पावर जनरेट करता है, मतलब मेथड ऑफ टरबाइन घुमाते हैं गैस लेके। पर अगर इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, दैट कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल पावर that pushes the plane ahead. In case of a turbine, it converts into a mechanical power that converts it into electrical power, जहाँ पे जनरेटर रखते हैं, राइट? ये अंतर होता है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस बट एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। तो ये सारी इंडस्ट्रीज, जैसे कि ओरिजिनली इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन ना खाली पावर प्लांट, खाली वो फैक्ट्री के पीछे लगते थे, तो कैटरपिलर और ये सब वो बना के देते थे, या फिर यूरोपियन मार्केट में ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए लगते थे, क्योंकि हमको वहाँ पे बड़ा पावर प्लांट नहीं लगाना है, पूरी रिन्यूएबल पे है, हमको इनर्शिया ऐड करना है, तो हम एक गैस का इंजन लगा देते थे। तो एक मार्केट काइंड ऑफ था, और वो अपनी तरह से ग्रो कर रहा था। सडनली ये लोग आए, बोले भाई मेरे पास वो पावर नहीं दे रहा है, प्लूम के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है, मेरे को ये टाइप का पावर भी है, जल्दी दे दो। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग मेरे को 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना है, तो लोग कर रहे हैं भाई 50 5 मेगावाट की या 40 5 मेगावाट की इनियो जेनबैकर की इंजन लगा दो, और हम बैकअप 2N का मॉडल है, मतलब हम 100 मेगावाट चाहिए, हम 200 का रखेंगे और चला लेंगे। जब तक हमको ग्रिड नहीं मिलेगा तब तक ये करेंगे। अब इससे पावर महँगा हो जाता है। बट थिंग इज़ कि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, इज़ करंटली इर्रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीड दैट दे वांट टू अचीव। सेम इज़ ट्रू विद जैसे इनियो हो गया, अब सेम इज़ ट्रू विद सोलार टरबाइन्स एंड कैटरपिलर। तो उनके भी अगर आप पावर जनरेशन बिज़नेस देखोगे तो बहुत तेज़ी से डिमांड स्केल अप हो गई है, राइट? पीपल लाइक कमिंस जो बैकअप वाले थे, वो बोल रहे हैं अभी अपने प्राइमरी भी बना लो। बैकअप का कोई मतलब बैकअप भी चाहिए, प्राइमरी भी चाहिए, जो पावर मिलता है लगाओ। जहाँ से भी पावर मिले, पावर दे दो बस बस हमें। तो ये सारी जो कंपनी इंडस्ट्रीज़ है, जिनका टिपिकल ग्रोथ मे बी 2-5% होता था। विद नॉर्मल जी नॉर्मल यूएस में। वो सारों का अब है कि ऑर्डर बुक 3-3 5-5 साल भरी हुई है। जैसे इनियो है ना, इनियो का आप S1 पढ़ोगे, तो मतलब वो बोल रहा है भाई लिख के S1 में लिख के दिया है कि मेरे को इतनी कैपेसिटी लगानी है इतने 3 साल में, क्योंकि उसको है कि भाई मतलब लिटरली कोई बहुत रेयरली है ना कंपनीज़ एक्सप्लिसिट कैपेसिटी एडिशन S1 में लिख के हाँ, देती है। 3x की बात हाँ, कर रहे हैं। और रेयरली लिख के देते हैं S1 में, क्योंकि क्या होता है S1 एक रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है, तो होता है कि यार अपने सब चीज़ क्वांटिफाई नहीं करते, राइट? टिपिकल नहीं होता है। तो द फैक्ट दैट दे सेड इट एंड देयर इज अ डिमांड फॉर इनियो, और बाय द वे इनियो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। इनियो 2 साल 3 साल पहले तक यूएस में प्रेज़ेंट नहीं थी, और डेटा सेंटर में भी बारेली थी, मतलब थी मोटा मतलब बारेली, क्योंकि ये टाइप की चीज़ें डेटा सेंटर के लिए यूज़ नहीं होती थी। पर अभी अचानक पावर कहीं से भी चाहिए तो लग गई, राइट? तो अब बिज़नेस इज़ स्केलिंग लाइक देयर इज़ नो टुमारो, राइट? So and as a result many of these technologies have become meaningful, and the key fulcrum point here is time to power. जो भी चीज़ मेरे को जल्दी दे सकता है, वो मैं लगाऊँगा। इसमें है ना, जैसे ब्लू इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ पावर करंटली, मतलब उनका पर किलोवाट कैपेक्स, मतलब वो लोग बोलते हैं 2400, बट ऑल इन 3000 अराउंड आ जाता है, राइट? वर्सेस कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन में भी 1500-1800 डॉलर पर किलोवाट आता है, और ये दूसरे जो लोग हैं वो समवेयर इन बिटवीन सब लाए होते हैं। सबकी एफिशिएंसीज़ भी अलग है। मतलब कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन विथ द राइट स्टीम टरबाइन कैन गो टू 60-70%, ब्लूम says 65%, and with heat recovery can even go up further. Medium speed engines, high speed engines, industrial gas turbines, derivative turbines, they all गेट टू 45-50 एट बेस्ट, राइट? पर इश्यू क्या है कि अभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है क्या एफिशिएंसी क्या है, भाव में और खर्चे का कोई लेना-देना ही नहीं। इट्स टाइम टू पावर, टाइम टू पावर कि जितनी क्या जल्दी मिल रहा लग है? गया दैट इज़ हाँ, एपिक। उसका कारण भी क्या है कि देखो, आप अगर एक बार आपने पावर प्लांट लगा दी ना, हाँ। फिर ओपेक्स में पावर बढ़ानी है। करेक्ट। तो जान देना, ओपेक्स 2% मतलब देना है। 2-3% हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, है।
मतलब इतना क्रेजी फैक्ट है हाँ। एक्चुअली बिकॉज वी आल्सो कीप ट्रैकिंग यूएस मार्केट। यस। ब्लूम का मार्केट कैप हाँ, टुडे इज ऑलमोस्ट एज बिग एज रिलायंस इंडस्ट्रीज। एब्सोल्युटली $80 बिलियन, $85 बिलियन। दैट इज क्रेजी नो। क्रेज़ी, आज से क्रेज़ी। कुछ 4-5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होता। आगे क्या एक टाइम में बैंक्रप्सी होने वाला था, एक हाँ। शॉर्ट सेलर ने बड़ा-सा रिपोर्ट निकाला था कि करेक्ट। भाई ये कंपनी गलत है। उन्हीं ने तो निकाली थी इंडियन बुक से। Yeah, ब हिंडनबर्ग ने निकाली थी, हिंडनबर्ग ने निकाली थी। Right. एंड ऑनेस्टली जब मैंने मतलब बिकॉज़ आई ट्रैक ब्लूम एंड वी हैव इंटरेस्ट इन प्रॉक्सीज़ टू ब्लूम। अ, मैंने ये रिपोर्ट ढंग से पढ़ी थी और ऑनेस्टली बताऊँ, रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हाँ। वैसे सच बता रहा हूँ, राइट। लाइक बहुत सारे फैक्ट्स हैं और वो एक्चुअली रीज़नेबली अच्छा रिपोर्ट था, राइट? मतलब ऑनेस्टली मेरे को हिंडनबर्ग का काम एवरेज लगता है, एक्सेप्शनल नहीं लगता है। देयर आर अदर शॉर्ट सेलर्स लाइक मडी वाटर इज़ एक्सेप्शनल, आई मीन यूज्ड टू बी एक्सेप्शनल। हिंडनबर्ग इज़ मोर टूशा रिलेटिव टू मडी वाटर्स, राइट? तो ये काम जेन्युइनली डिसेंट था, पर और उस टाइम पे काइंड ऑफ ट्रू था, बट साइकिल इज़ सच करेक्ट। कि भाई तेरे जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, उसके बाद भी अपॉर्च्युनिटी बहुत है। डिमांड इतनी आगे Demand- देन और कंपनीज आल्सो एंड अप इम्प्रूविंग। और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट भी है ना, एट द एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी Correct. कंपनी, इट्स अ हार्ड टेक्नोलॉजी कंपनी एंड यू नो मे बी आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक एंड बट आप अगर केआर श्रीधर का आप लाइफ पढ़ोगे ना, हाँ। तो आपको लगा भाई कोई बंदा है जो स्टूड आउट एंड सेड कि मैं कुछ एक्सेप्शनल रेवोल्यूशनरी बनाऊंगा। उस दिन तक फ्यूल सेल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट, बिफोर दैट एनर्जी वाज अ मैकेनिकल प्रोडक्ट और सोलर लेड प्रोडक्ट लाइक एसेंशियली इट वाज इन सम वेज कि गैस को ब्रेक करके केमिस्ट्री से पावर बनाना किसी ने नहीं किया है, राइट? द फर्स्ट पर्सन टू डू इट एंड ही इवॉल्व फ्रॉम अ साइंटिस्ट। लाइक हम लोग ना जनरली इंडिया में पीएचडीज को बड़े एंटरप्रेन्योर बनते नहीं दिखते हैं, वो टेक्निकल करते हैं और फिर कोई धंधे वाला धंधा करता है। यहाँ पे दिस पर्सन स्टडी एट एनआईटी, वेंट टू द यूएस, गॉट अ मास्टर्स, गॉट अ पीएचडी, वर्कड एज अ प्रोफेसर, वर्कड विथ नासा ऑन सम इंटरेस्टिंग capabilities for power generation in space, then do that and built a tremendously technology company। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अब वो रिलायंस का साइज़ बराबर है, बट यार कुछ इनोवेटिव तो अलग ही किया है और वो कुछ भी हो सकता है, हू नोज़, राइट? हू नोज़ हाउ दिस इवॉल्व्स, राइट? I mean, I know it's a bit of a detour, but very interesting story to kind of look at. To coming back to power as a opportunity, right? Each of these industries have got a very phenomenal lease of life, and they will continue till there is power deficit. But if the power deficit goes away, राइट? से क्या कंबाइंड साइकिल वालों की कैपेसिटी ऐड हो जाती है 2 साल 4 साल में जो भी हो, राइट? और बोले हम ही दे सकते हैं और हम जल्दी बना के दे सकते हैं। तो फिर शायद ऐसा भी होगा कि बोलेंगे यार ये सब का अपने को ज़रूरत इतना नहीं है। ये हो सकता है। एक सेइंग भी है ना कि ऑल शॉर्टेजेस आर फॉलोड बाय ग्लट्स। हैज़ टू बी। हैज़ इन टू बी फैक्ट राइट। एवरी साइकिल या। हैज़ दिस हैज़ बीन ट्रू एंड कैपिटल साइकिल बुक इज़ अ फिनोमिनल प्लेस टू गो बैक टू। लाइक जैसे मैं तो हमेशा सोचता हूँ मेरी इन्वेस्टिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट कैपिटल साइकिल ने किया। उसका मतलब एवरीथिंग वी लुक एट वी स्टार्ट सीइंग कि यार सप्लाई का क्या स्टोरी। इनफैक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी में हम डिमांड से ज़्यादा सप्लाई पे फोकस करते हैं, राइट? वी ऑलवेज थिंक दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आउटकम इज एक्चुअली नॉट डिमांड, इट इज अ सप्लाई, राइट? एंड इफ यू कैन नॉट ऐड सप्लाई, then the demand growth creates material value because supply is constrained, and this has consistently been true for what you have done and what I have done, लीड्स टू प्राइसिंग पावर। because it leads to pricing Right. power, right? And it may not be persistent, but in equity, because there is euphoria on both sides, euphoria and distress, it leads to assumptions कि ये persistent है, right? And it is happening in some ways even currently, right? I mean, we do not know, and right now the assumptions are that this is persistent. तो हम आगे पावर तो हमने बना लिया, अब पावर को ले जाना है फैक्ट्री में, है ना? तो पावर को फैक्ट्री में ले जाना ना, ऐसे अगर बिल्डिंग का सोचे, राइट? तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि हमने जब भी हमारे कंट्री में पूरे ग्रिड से पावर घर पे आता है, तो मल्टीपल स्टेप्स पे होके आता है। क्यों? क्योंकि पावर जनरेट एक तरह से होता है और उसका वोल्टेज और करंट एक तरह का होता है। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो वोल्टेज और करंट को चेंज करना पड़ता है ताकि लॉस ना हो। और फिर वो ट्रांसपोर्ट होके, जैसे अगर पावर बना है गुजरात में, क्योंकि बहुत सारा सोलर वहाँ पे बनता है, तो वो ट्रांसपोर्ट होके अगर सपोज़ महाराष्ट्र में लाना है, तो आप वोल्टेज को स्टेप अप कर दोगे। तो उसके कारण आपका पूरा ग्रिड में जब वो पावर जाता है तो लॉसेस कम होते हैं, तो आपकी मेजॉरिटी पावर बॉम्बे आ जाती है। फिर एक बार यहाँ आ जाए तो अभी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेप डाउन करो। स्टेप डाउन करोगे तो सबस्टेशंस होते हैं, वहाँ पे आप स्टेप डाउन करते हो, राइट? और फिर स्टेप डाउन कर के इवेंचुअली घर पे आता है। एक तभी एक टाइप का वोल्टेज और करंट होता है, राइट? तो सिमिलर चीज़ होता है कि जब भी हमारे पावर प्लांट बिहाइंड द मीटर होते हैं, जब अपने एआई डेटा सेंटर के बाहर, राइट? तभी भी होता है कि हमने एक तरह से पावर जनरेट किया और हमारा पावर अलग-अलग लेवल पे स्टेप
डाउन वोल्टेज और करंट चेंज करके इवेंचुअली जीपीयू को जिस तरह से पावर चाहिए, उस तरह से पावर कन्वर्ट करना है। और इस चीज़ के लिए हमको लगते हैं अलग-अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स, जैसे कि स्विच गियर होता है, यूपीएस होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारा एक बैकअप पावर होता है, क्योंकि डेटा सेंटर में जो पावर लगता है, वो हमेशा होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव देयर इज़ नो चॉइस कि यार 2 घंटा पावर नहीं है। It's like a hospital. इट इज़ लाइक अ हॉस्पिटल, You can't go out of power. आउट ऑफ पावर एट एनी पॉइंट, राइट? Round the clock चाहिए. इट इज़ राउंड द क्लॉक चाहिए। और कभी भी अगर अटकता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपका ट्रेनिंग रन खराब हो जाता है। Correct. और ट्रेनिंग रन खराब हुआ तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी न्यू क्लाउड्स ऐसे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग रन खराब हुई, इनके कारण उनके क्लाइंट्स चले गए। कि आपका पावर 10 मिनट के लिए चला गया, अब उसके हाथ में भी नहीं है, पर आपका बैकअप अच्छा नहीं था, तो हमारा ट्रेनिंग रन खराब हो गया, तो कंपनी को $50 मिलियन का नुकसान हो गया। बट ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। इनफैक्ट वन कंपनी आई स्पोक टू व्हेन वी वर डूइंग रिसर्च said that we were using a particular neo cloud. Our training run was on. Their data center had power issues. The whole training run failed. We lost 10-15 million dollars on that. Right? So, तो क्या होता है जब ये पावर एक झटके में जाता है, हम्म. तो पहले ही आपका यूपीएस खड़ा हो जाता है भाई, तुरंत ही, और वो कुछ मिनट के लिए चालू रहता है। उस पीरियड में आपका बैकअप जेनसेट्स या बैकअप पावर चालू होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी interesting because every data center requires n plus something configuration। तो क्या है कि जैसे अपना 100 मेगावाट का डेटा सेंटर है, तो आप 100 मेगावाट का पावर कैपेसिटी रखोगे, पर उतना ही नहीं रखोगे। आप शायद 200 रखोगे या 150 रखोगे, और दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ कि आपको कितना अप टाइम प्रॉमिस करना है। तो हम्म. अपटाइम इंस्टीट्यूट करके एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, जो हर एक डेटा सेंटर का रेटिंग करता है कि भाई ये टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है, टियर 4 है, और ईच टियर का एक बैकअप का एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिडंडेंसीज अक्रॉस द बोर्ड है, तो आप टियर 4 होते हो। फिर आप थोड़ा कम करते हो, थोड़ा कम करते हो, तो आपका टियर 3, टियर 2 हो जाते हो। बहुत सारे मेजॉरिटी हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स जो एआई के लिए होते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन टियर 3 और टियर 4 का होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग रन रुकने नहीं चाहिए। 2n+1 कॉन्फ़िग जनरली बोलते हैं कि अगर मेरे को 100 मेगावाट चाहिए, 200 मेगावाट प्लस 1 मोर यूनिट, हम्म. ये मेरे को चाहिए। अब जब ये होता है, तो यही नहीं, फिर आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लग जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इतना पावर है, यूपीएस में भी आपका डबल होना चाहिए, आपका बैकअप में भी डबल होना चाहिए। तो कंपनीज़ लाइक किर्लोस्कर एंड कमिंस हू प्रोवाइड बैकअप, फॉर देम द वे टू थिंक अबाउट देन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इज़ कि अगर इंडिया में 1 गीगावाट बन रहा है, तो शायद उनको 2.5 गीगावाट देना है। Correct. राइट? और वो सडनली गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि राइट, और 2.5 गीगावाट देना और 5 मेगावाट का 1 है, तो मतलब आपके नंबर अलग होते हैं वर्सेस 1 हाँ, गीगावाट। मतलब recent quarter में 1/3 of their sales of Cummins Yes. came via DC. Came via DC and Cummins is large. Large is not small. Yeah, Right? it's It's not like- a tiny company, you 1/3 of DC. Correct, correct, And मतलब साल भर पहले बहुत कम था। correct. Right? And that is true with Kirloskar. If you see, Kirloskar has also been consistently talking about the newer series that they've been able to sell to data I center. think वो HHP gensets कहते हैं इसकी HHP, हमने- high horsepower, correct. इसकी हमने 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी आज से 1 Correct, साल पहले. correct, correct. I remember seeing it, right? So, kudos to you for regularly being there, right? अब ये खाली नहीं है, मतलब यू तो एसेंशियली, अच्छा, स्विच गियर्स में क्या है कि एसेंशियली ये जो हमारी इक्विपमेंट्स है आईटी, आपने अगर इफ यू रिमेंबर आई सेड दैट अगर डेटा सेंटर में 100 रुपया लगता है, तो उसकी जो चिप है उसमें ही 150-200 रुपया लग सकता है, राइट? तो अगर इसमें पावर में गड़बड़ी होती है, हम्म. तो आपकी चिप खराब हो जाती है। तो आपकी चिप खराब हो गई, तो आपका तो बहुत नुकसान हो गया, नॉट ओनली मॉनेटरी बट आल्सो बिजनेस वाइज यू आर बिहाइंड, करेक्ट? एंड सो I mean the cost of chips is so high and they are so critical that each of the power distribution unit is optimized to make sure that there is never a current issue which causes a breakdown at the chip level, right? And so all the switch gears and power distribution units are optimized for no error, हम्म. right? Because आपका अगर अगर वोल्ट करंट बढ़ गया, तो आपको तो द स्विच गियर हैज टू एक्ट, द कनेक्शन हैज टू ब्रेक एसेंशियली, जैसे, राइट? और वो कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, तो आपको तो आपका पावर वहाँ पे उस करंट में चला जाएगा, तो सब चीज़ खराब हो जाएगी, राइट? सो दिस इज़ द एंड अक्रॉस ट्रांसफार्मर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस इन दिस गेम, वेयर ट्रांसफार्मर्स की भी बहुत सारी किल्लत है। आप देखोगे तो लॉट ऑफ ट्रांसफार्मर कंपनी आर सेइंग कि यार वेटिंग पीरियड्स आर 4-4, 5-5 45 मंथ्स
कहीं पे हमने कहीं से हमने बात आई की थिंक वो मेजर तो पावर ट्रांसफार्मर साइड और पावर हैवी वोल्टेज Heavy हाई वोल्टेज high ट्रांसफार्मर्स voltage वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज हाँ जो लोअर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे नहीं है वहाँ पे आई थिंक कमोडिटी हो जाएगी Commodity। 6-12 महीने की बात है। हाँ, अभी भी इतना टाइट है ही नहीं ऑनेस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंपनीज बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंपनीज आर मोर यूज्ड इन द ग्रिड कॉन्टेक्स्ट करेक्ट एंड नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट राइट अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स हैव टू स्टार्ट गोइंग टू अ न्यूअर आर्किटेक्चर which is 800 volt DC architecture. In this architecture, a lot of distribution has to be revamped because अब अगर वोल्टेज essentially at a very fundamental level क्या होता है कि अगर आप एक रैक में 1 मेगावाट पावर डाल रहे हो तो पावर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट राइट अगर आपका करंट हाई होता है तो क्योंकि इन द इक्वेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन आई स्क्वायर आर होता है तो हायर करंट पे आपका लॉसेस बढ़ जाता है क्योंकि आई स्क्वायर इम्पैक्ट होता है राइट अब थोड़ा टेक्निकल है इसके लिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ पर बेसिकली तो उनको रियलाइज हो कि अगर अपने को पर चिप ज़्यादा टोकन निकालनी है टोकन का कॉस्ट कम करना है तो एक चिप में ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी अब अगर ज़्यादा पावर देनी है तो पूरा डेटा सेंटर को ज़्यादा वोल्टेज पे अंदर पावर लाना पड़ेगा आर्किटेक्चर चेंज हाँ ताकि हम कम करंट पे जा सके ताकि लॉसेस कम हो तो अगर 1 मेगावाट एक हैक को देनी है हाँ तो आप कैसे दोगे? आप वो पुराना आर्किटेक्चर भी दोगे तो आपके वो कॉपर वायर पिघल जाएँगे। राइट मतलब इतना हार्ड हो सकता है। मतलब इन अ नटशेल की वोल्टेज ज़्यादा जाए हाँ। तो उसके लिए आर्किटेक्चर को रिवैम्प करना पड़ेगा। बहुत सारा रिवैम्प होगा जैसे कि आपके स्विच गियर चेंज हो सारे हैं। आपके यूपीएस डीसी-डीसी कन्वर्टर्स लगने चालू हो जाएँगे। बहुत चीज़ें मटीरियली चेंज चेंज हो हो सकती सकती है, है। राइट? And think that transition is not right now. Okay, it will probably happen over the next 5 years, starting in 2027 in the US. इंडिया में क्या है कि अभी भी ग्रेस ब्लैकवेल और ब्लैकवेल 200-300 आ रहा है, राइट? पुराने चिप्स हाँ, जो पुराने चिप्स है जहाँ का पर पर चिप का पावर कंजम्पशन अभी लोअर है, राइट? तो हमको 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पे ज़रूरत नहीं है। यूएस में क्या होगा कि 2027 में एक ट्रांजिशन चालू होगा, जो काइंड ऑफ होगा ना कि एक मेक वर्क सॉल्यूशन होगा और फिर 28-29 में पूरे ट्रांजिशंस चालू होंगे, नए डेटा सेंटर फिर उसी पे चलेंगे, अज्यूमिंग द साइकिल ऑफ कोर्स continues the way it is continuing, right? So that is a very interesting place to sort of think about कि यार ये ट्रांजिशन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होगा, राइट? सो दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड कम्स आफ्टर दिस कि हमें पावर पहुंच गया, अब पावर को यूज करना है हमको कि कंप्यूट नहीं करेंगे तो फिर ये पावर पहुंचाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं एनवीडिया कि जिनके चिप्स है, पर यहाँ पे गूगल आता है, अमेज़न आता है। गूगल ने अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए हैं, अमेज़न ने ट्रेनियम बनाया है और there is a company called Grok which is different from Elon Musk's Grok. There is a company called Cerebras that just got listed. Each of them are making so GPU was like in the context of AI more general and these are like very specific क्योंकि AI के केस में हमको खाली करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग द्वारकेश पटेल का वीडियो है हाउ इज अ चिप मेड, 1.5 घंटे का टेक्निकल है पूरा मैट्रिक्स में, पर मजा अगर आपको इंटरेस्ट है तो एंजॉय उनका चैनल वैसे ही सबको सब्सक्राइब करना चाहिए करना कि चाहिए। अगर आपको एआई सीखना है हाँ। और ये कैसे चल रहा है तो दैट्स अ चैनल दैट वन हैज टू बी लिसनिंग टू। मैं तो बोलूँगा अगर आपको थिंकिंग सीखना है, हाँ दैट्स थिंकिंग सीखना है मतलब मैं तो और लेवल जाऊँगा। दैट गाय हैज़ एक्सेप्शनल एबिलिटी टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस एंड मेक यू वंडर। ही इज अ 25 ईयर ओल्ड 25 ईयर राइट? सो कमिंग बैक चिप्स बहुत लोग बना रहे हैं। अब ये चिप बनाने वाला कौन है? एक 2 कंपनी है बेसिकली कि ये तब बॉट एनवीडिया तो अपना ही एक बॉटलनेक है। उसका एक बॉटलनेक है जो इसको बोलते हैं टीएसएमसी। अगेन मोहित यू स्पोकन अबाउट मल्टीपल टाइम्स। यस, फैब्रिकेशन। तो ये लोग सब फैबलेस है। इन लोग डिज़ाइन करते हैं फिर बोलते हैं कि भाई हमने डिज़ाइन करा है। अब ये टीएसएमसी इज़ लाइक वेरी एक्सेप्शनल वर्जन ऑफ एन ईएमएस कंपनी इन सम वेज, राइट? आई मीन लाइक डिज़ाइन्स आर देयर्स, टेक्नोलॉजी इज़ माइन, राइट? अब और उसका भी एक बॉटलनेक है। उसका बॉटलनेक है एएसएमएल जो एक मशीन बनाता है, ईयूवी मशीन। ईयूवी मशीन। एक और बॉटलनेक है कोवर्स का पैकेजिंग। ये मैं पैकेज करना नहीं तो ग्लोबली पैकेजिंग की भी बड़ी कंस्ट्रेंट है। मतलब ये ऐसी चीज है हमने एएसएमएल पे वीडियो हाँ। बनाई। ये एएसएमएल की एक मशीन में मतलब जो लेजर लगती है हाँ। दैट लेजर इटसेल्फ विल हैव मोर देन 60,000 पार्ट्स यस, एंड वन मशीन ईयूवी मशीन इज कॉस्टिंग एनीवेयर बिटवीन 300 टू 400 $400 मिलियन। million। यस, एंड ऐसा है कि जो एडवांस पैकेजिंग भी है उसमें भी बहुत यूनिक कंपनीज है। एमकॉर करके एक करेक्ट, कंपनी है, बी सेमीकंडक्टर करके एक कंपनी है। करेक्ट। देन आपके जो वेफर्स बनते हैं जिस पे चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका भी डिमांड सप्लाई बैलेंस हो गया है तो वेफर का प्राइस बढ़ते जा रहा है इस टाइप पे।
तो मतलब पूरी की पूरी थीम ही बॉटलनेक से भरी हुई है Bottleneck से बोले क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतना सारा लगेगा, राइट? करेक्ट And the thing is, the EUV machines specifically, which are required to make the most high-end chips, like the lowest nanometer chips that are there, right? That capability doesn't exist elsewhere, या in everywhere in the world, right? मतलब अगर आपको एक फैब बनानी है ना, तो इंटेल भी बना सकता है। चलो थोड़ी कम कैपेबिलिटी की हुआवे चाइना की जो सेमीकंडक्टर कंपनी ना, उन्होंने भी फैब्स बनाई हुई है, राइट? बट ईयूवी पे नहीं पहुँचे, 8 नैनोमीटर पे या अटके हुए हैं, राइट? और अपनी चिप्स है वो लोअर नैनोमीटर पे है। तो एसेंशियली यू आर सेइंग कि भाई अगर एएसएमएल नहीं बना पाता, तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो है ना, जब मैंने 2021 में जब एएसएमएल पे काम किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था कि TSMC and ASML are two companies that can take the world back 20 years in one go. हम्म अगर ये 2 पे अगर किसी ने मिसाइल डाल दी, तो दुनिया का सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ 15-20 साल पीछे जा सकता है, क्योंकि इन लोग इतने आगे हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑन चिप्स एंड वी कैन स्पीक इन डेप्थ, बट द थिंग इज़ कि you've done enough work on it and there is enough, plus the opportunity set from our perspective is quite low, right? So we'll go from chips to the next set, which is cooling. I think cooling is probably the most underrated and most one of the harder parts of it, because here you go into the physics and electronics combination. हम्म Like thermal, as an answer thermal, I'm an engineer, and like thermal engineering is one of the toughest thing, because you have to kind of fight physics. राइट भाई वो हीट जनरेट करेगा, फिजिक्स है, और तुमको फिगर आउट करना है कि भाई मेरे को निकालना कैसे है विदाउट मैल फंक्शन ऑफ दैट पीस, राइट? एंड द थिंग इज दैट ना, एक इंटरेस्टिंग चीज डेटा सेंटर की एक मेट्रिक यूज करते हैं, पावर यूजेज इफेक्टिवनेस, PUE। पीयूई हाँ तो क्या होता है कि अगर मैं 100 मेगावाट का पावर डालता हूँ एक डेटा सेंटर में, तो कितना पावर इज यूज्ड बाय द चिप एंड कितना पावर इज यूज्ड बाय अदर थिंग्स दैट इज नॉट। अब वो पावर काइंड ऑफ लोग गिनते हैं, यार ये तो वेस्ट पावर है। मतलब इनसे कि मेरा खाली मैं 100 का 100 मेगावाट अगर चिप में जाता, तो मैं 100 मेगावाट की चिप कैपेसिटी लगाता। बट अगर आप 15% कहीं और देना है, तो मैं 85 की लगा पा रहा हूँ, तो कम कंप्यूट करूँगा तो कम टोकन निकलेंगे, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि the best data centers in the world run at something like 1.15 PUE, मतलब मोटा-मोटा 85% ऑफ द पावर जाता है एक्चुअल कंप्यूट में, और 15% जाता है दूसरे कामों में। इस जो दूसरे काम हैं, उसमें 80% प्लस इज़ कूलिंग द चिप्स, हम्म राइट? और ये फंडामेंटल है कि क्यों? क्योंकि एसेंशियली जब भी आप इतना सारा पावर देते हो, तो इतना सारा कंप्यूटेशन हो रहा है, और ये कंप्यूटेशन का जो बाय प्रोडक्ट है, वो हीट है। हम्म और अगर हमारी चिप का टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाता है, तो चिप मैल फंक्शन करती है। जैसे हम अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, तो जब हमारे पास कंप्यूटर होते थे, और हमारे लैपटॉप भी अभी हीट हो जाते हैं, राइट? हम बहुत नीचे फैंस लगे होते फैन्स लगे हैं हाँ होते हैं, राइट? अंदर भी फैन्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम हीट ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी में मैल फंक्शन करना चालू हो जाता है। करेक्ट अगर आपको याद, मैं छोटा था तो हम बोलते थे कि कंप्यूटर को एसी की रूम में ही रखना होता है। जब मैं छोटा था तभी ऐसा बोलते थे। सीपीयू के पीछे आवाज भी तो आती थी बहुत तेज और हीट निकल रही होती थी दिस इज़ द सेम एग्ज़ैक्ट थिंग हैपनिंग एट एब्सोल्यूट मैड स्केल, राइट? और अपनी हर चिप में इतना भयंकर हीट जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो एसेंशियली क्या कर रहा है? वो कंप्यूटेशन कर रहा है, मैथमेटिक्स कर रहा है, राइट? तो इतना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, वो कंप्यूटेशन करके हीट निकालता है। ये हीट को अब्ज़ॉर्ब कर रहा करेक्ट है, राइट? तो पीयूई डिफाइन्स द efficiency of a data center, and this directly impacts the cooling requirement that you have, right? अब क्या था कि सालों मतलब लास्ट 5-6 साल से एनवीडिया के नए-नए जीपीयूज़ आ रहे हैं। हर एक नए जीपीयू में पावर का यूटिलाइज़ेशन का एक नया नंबर आता है, जो बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? क्योंकि एनवीडिया को चाहता है कि भई मेरा चिप ज़्यादा पावर कंज़्यूम करे, ज़्यादा टोकन जनरेट करे, राइट? सो वी स्टार्टेड विथ से हॉपर सीरीज, एक्चुअली ए सीरीज था, फिर हॉपर एच सीरीज आया, अब जीवी ब्लैकवेल सीरीज चल रहा है। तो अक्रॉस दीज था कि एक रैक में अगर 36 जीपीयूज है, एक जीपीयू से 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, तो 36 किलोवाट पर रैक है। हॉपर किस टाइम पे में भी आधा किलोवाट पर पावर या ऐसा कुछ 50 किलोवाट या ऐसा कुछ होता था, तो एक जीपीयू एक रैक में 18 किलोवाट ऐसा कुछ पावर लगता था। अब जब ग्रेस ब्लैकवेल पे आते हैं, तो एक में मेबी अगर आप 36 का कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो मेबी 50-60 किलोवाट पर रैक लगेगा, और फिर उसके बाद जाओगे तो पर रैक मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट्स में चला जाएगा, राइट? एंड एट दैट पॉइंट वो रैक में इतनी हीट
प्रोड्यूस होगी कि वो आपका एयर कंडीशन अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है। जो हमने पावर यूसेज इफेक्टिवनेस का बात किया, दूसरा एक एंगल यहाँ पे है कि हमारी चिप्स को क्या हो रहा है। तो every new generation of NVIDIA chips, from the A series to H series to now Blackwell and then Vera Rubin after that, is consuming more and more power and it is multiplying, right? Right. So at some point in the next version of these chips, when we get to Vera Rubin, Hmm. it is possible that at a per rack level, the power goes in kilowatts, like right. So मतलब 100-150 किलोवाट पर रैक, राइट? तो आप 6 रैक्स जो 1 मेगावाट, दैट इज़ लाइक powering hundreds and like homes, like hundreds of homes at a given point, right? तो जब इतना पावर जाता है, तो इतना सारा हीट बाहर निकलेगा। और जो जैसे ही चिप्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है, मोर टोकन्स प्रोड्यूस कर पाती है, वो ज़्यादा पावर छोड़ती है और वो पावर जब छूटता है, तो देन वी कैन नॉट कूल दैट चिप डाउन by using air conditioners. So, whenever a data center is used, the most important piece of a data center is cooling so the chips can do well. And currently, across India, almost every data center uses air cooling. Essentially, simplistic way of thinking of it is कि air condition लगा दे। Okay, uh, globally, maybe 3-4 साल 3 साल पहले तक सारे डेटा सेंटर्स वैसे ही थे और फिर जैसे नाउ दैट अपनी चिप की पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, वो ट्रांज़िशन हो रहे हैं लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजीज़ पे, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एयर, आप लिक्विड भेजते हो चिप के ऊपर और पाइप्स के थ्रू, और वो लिक्विड का एबिलिटी टू अब्ज़ॉर्ब हीट इज़ सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एयर का एबिलिटी टू अब्ज़ॉर्ब हीट। और फिर वो पानी, ठंडा पानी और ग्लाइकोल का मिक्सचर चिप पे जाता है और वहाँ से हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है, फिर वापस आता है और एक कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है जो ये पुश करता है, एंड देन दिस वाटर एंड ग्लाइकोल मिक्सचर देन इज़ कूल्ड डाउन यूजिंग सम फॉर्म ऑफ अ रेफ्रिजरेटर और अ चिलर Hmm. एसेंशियली, राइट? तो the technology of cooling, it has a big transition going on where all data centers which were air cooled have to transition to liquid cooled Liquid if cooling. you have to use these newer chips. What will happen is that for training, you cannot use older chips for all practical purposes Hmm. because then your scaling law is used, like it doesn't play Correct. out, right? Correct. तो आपको चाहिए कि मैं जब भी नया ट्रेन करता हूँ मॉडल, तो मैं नई चिप्स लगाता हूँ जनरली स्पीकिंग, और फिर पुरानी चिप्स में इन्फ्रेंस के लिए यूज कर लूंगा। तो जहाँ पे भी ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पे यू हैव टू गो अहेड ऑन लिक्विड कूलिंग फॉर श्योर, एंड ओवर टाइम इवन इन्फ्रेंस विल go down that road. So over the next few years, you will probably see all data centers that are liquid cooled, right? There is a third version of the technology called immersion cooling. तो ये पीस को और एक्सट्रीम ले जाते हैं, कहते हैं कि यार अपने पाइप से क्यों चिप पे कूलेंट भेज रहे हैं? उससे अच्छा चिप को डाल दो कूलेंट में, तो हमेशा कूलेंट रहेगा और वो जो कूलेंट गर्म होगा, फिर आप उसको पुल कर लो और उसको पुल करके ठंडा करके वापस भेज दो कंटेनर में, राइट? Hmm. तो थर्ड मेथड, द करंट situation is that this method is not scaled at a technology level. Some people are trying, there are some high computing, high जो HPC loads बोलते हैं जो इसमें यूज करते हैं, but because all the cooling providers have invested, including NVIDIA, a lot of technology resources, capabilities into the direct to chip liquid cooling, for the foreseeable future, that is the technology that scales, right? तो हम अगर सोच, ये जो DLC टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिकली डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक बीच में कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है जो पंप करता है कूलेंट, वो एक पाइप से जाता है रैक पे। Hmm. रैक के अंदर और सेट ऑफ पाइप्स होती है, मैनिफोल्ड में जाता है। मैनिफोल्ड बेसिकली होता है बहुत सारी पाइप्स में का कनेक्टर एसेंशियली, राइट? वहाँ से एक और पतली सी पाइप होती है, उससे चिप पे जाता है और एक कूलिंग प्लेट होती है, उस पे लगा होता है। तो कूलिंग प्लेट इज़ एसेंशियली द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड एंड द चिप। इसलिए इसको इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट टू चिप। डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग बोलते हैं। इमर्शन में क्या होगा, वो पूरा डूब पूरा जाएगा डुबा उसमें। देंगे। यहाँ पे बोलेंगे हाँ। नहीं, हम डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग, राइट? अब यहाँ पे चिप पे है, वो कूलिंग की प्लेट होती है, वो ग्लाइकोल और पानी का मिक्सचर एकदम ठंडा होता है, Hmm. वो यहाँ पे जाता है, ये गर्म होता है, तो ये हीट अब्जॉर्ब करता है जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक लॉ है, और वो जो कूलेंट है वो गर्म हो जाता है। Hmm. फिर गर्म होता है तो फिर ये गर्म वापस ले आते हैं और सीडीयू में जाता है। सीडीयू का ये इसको सेकेंडरी फ्लो नेटवर्क बोलते हैं। अब ये गर्म चीज़ों को ठंडा करना है,
और एक तरीके प्लम्बिंग का काम है प्लम्बिंग का ही कि काम यहाँ है। से आपने लिक्विड ठंडा भेजा, वो गर्म हुआ, फिर वापस उसको लेके फिर यस, वापस भेजा, तो ये पूरा चलते करेक्ट। रहेगा। एसी भी ऐसे ही चलता है हाँ, एक्चुअली, इट अ वेरी फंडामेंटल करेक्ट, लेवल, राइट? करेक्ट। अब ये गर्म जो आया उसको ज़्यादा ठंडा करना है, हाँ, तो इसको भेजेंगे चिलर के पास। चिल तो अपने एसी का जो वेरी क्रूड वे, करेक्ट, अपना जो रूम है वो सेकेंडरी फ्लो नेटवर्क अपने को कूलिंग करता है, और फिर वो बाहर का है वो बेसिकली हॉट ही, आप देखोगे तो अपने इसमें से गर्म निकलता है, करेक्ट। वो बेसिकली हीट को रिजेक्ट कर रहा है एसेंशियली इन सम वेज। एंड लुक, यू कैन से कि ये गलत बोल रहा है बिकॉज देयर इज नॉट एग्जैक्ट दिस, बट अ वेरी बेसिक फंडामेंटल टू गेट मेक सेंस ऑफ इट, इट इज सिमिलर टू दिस, राइट? तो जो प्राइमरी फ्लो नेटवर्क होता है, यहाँ पे ये कूलेंट को गर्म से ठंडा करते हैं, तो वहाँ और फिर चिलर पे उसको पुश आउट करते हैं। तो इस वैल्यू चेन में बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो बहुत जो फंडामेंटल होता है एक कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यू होता है कूलिंग का, राइट? लिक्विड कूलिंग का। तो ये कंपनीज है वर्टिव, ईटन, ये लोग बनाते हैं, और वर्टिव तो वैसे ही इस सेक्टर में मार्केट लीडर है, मार्केट राइट? लीडर है। एक्चुअली वर्टिव है जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी लीडर है और इसमें भी लीडर है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला करा हाँ। उसमें और इसमें भी लीडर है। और एनवीडिया वर्टिव के साथ बैठ के टाई-अप रेफरेंस हाँ, डिजाइन बनाता है। टाई-अप है हाँ, उनके साथ। टाई-अप है कि अपने मैं नई चिप बनाता हूँ, तू बता कैसे कूलिंग करना है। क्योंकि चिप बनाना कंप्यूटर वाले का काम है, पर उसका फिज़िक्स तो हैंडल इसको ही करना है, क्योंकि ये चिप बना तो दी, अगर आप हीट निकाल नहीं पाओगे तो आपकी चिप खराब हो जाएगी, राइट? तो बहुत क्रिटिकल रोल है इसका, अगर ये काम नहीं करता है, तो अपना कंप्यूट काम नहीं करता है, राइट? तो दिस इज़ तो वर्टिव इज़ अ लीडर, ईटन इंडिया में भी कुछ-कुछ स्टार्टअप्स काम कर रही है। पर क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर सॉर्ट ऑफ एनवीडिया ने सेट कर दिया है, कि भाई मेरे साथ जो रेफरेंस में काम कर रहा है, वर्टिव वाले ही काम कर रहा है हाँ, अभी तो। तो इफेक्टिवली वर्टिव, ईटन, जो स्टूल्स, डेल्टा, इन लोग के पास जगह है, क्योंकि वो साले वगैरह इसमें वर्टिव मतलब डी फैक्टो लीडर बना हुआ है कभी करेक्ट, के लिए, करेक्ट। राइट? तो ये है डीएलसी, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि ये अभी पूरी दुनिया में अभी चालू हो रहा है। हुँ, 1 डेढ़ साल पहले से चालू हो रहा है। अनलाइक द डेटा सेंटर बिल्ड आउट फॉर द वर्ल्ड व्हिच हैज़ बीन वेरी लार्ज फॉर अदर्स एंड वेरी स्मॉल फॉर अस, थिंग विथ कूलिंग इज़ that DLC is such a new technology that for everyone it is sort of new, right? Which also gives you some कि यार हम बहुत पीछे नहीं चले गए, मतलब या बहुत रेस बहुत आगे नहीं निकल गई हुँ। इन सब में। तो ये हो गया डीएलसी, और ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है, राइट? अब यहाँ से कूलिंग हो गया। अब पाँचवाँ और एक और क्रिटिकल पीस है कि हमारे जो जीपीयूज़ है, वो अकेले एक जीपीयू मॉडल अकेले रन नहीं करता है। ये बहुत सारे जीपीयूज़ इकट्ठा होके काम करते हैं। इट इज़ अ टीम ऑफ वर्कर्स दैट आर मैनेज्ड बाय द सीपीयू, व्हिच मीन्स दैट व्हेनेवर you give some work, in a case of inference, the work comes to GPUs and they all have to talk to each other, right? Because they have to talk to each other, there has to be a connection. Now, the thing is that ये कनेक्शन कितना फास्ट और स्लो है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जीपीयू कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। क्यों? कि जब भी हम चैट जीपीटी या क्लॉड को कुछ पूछते हैं, तो हमको चाहिए भाई जल्दी आंसर दे, है हुँ, ना? अब मेरे को नहीं पसंद होता है कि यार वो रुके, धीरे-धीरे करे, राइट? तो एक टोकन जनरेशन का लिमिट होता है, व्हिच इज़ पार्टली डिफाइंड बाय द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दीज़ जीपीयूज़, राइट? एंड एज़ अ रिजल्ट, हाउ दे आर कनेक्टेड बिकम वेरी क्रिटिकल। तो एक रैक के अंदर जो स्केल अप बोलते हैं, उसको 2 चीज़ होती है, स्केल अप और स्केल आउट। स्केल अप होता है एक रैक के ऊपर कैसे कनेक्टेड है इफेक्टिवली, और स्केल आउट होता है मल्टीपल रैक्स कैसे कनेक्टेड है। तो एनवीडिया का एक प्रोप्राइटरी मेथड ऑफ कनेक्टिंग है NVL72 करके, एनवी लिंक बोलते हैं रादर, राइट? तो इससे होता है, और इससे बहुत, अब देयर इज़ अ हाई वेट बैंडविड्थ मेमोरी आल्सो, एंड देयर इज़ दिस एंड दैट एनेबल्स फास्ट कम्युनिकेशन। जो स्केल आउट होता है वो फाइबर ऑप्टिक पे होता है, राइट? हुँ, और ये फाइबर ऑप्टिक पे और फोटोनिक्स उसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो बिट्स में है, हुँ, वन्स एंड ज़ीरोज़, और हमको उसको ट्रांसफ़र करना है लाइट के फॉर्म में। तो आपको कन्वर्ट करना है एक सिग्नल को लाइट के फॉर्म में, और फिर उस लाइट को वापस कन्वर्ट करना है उसके सही फॉर्म में, और आपको लॉस नहीं करना है, और अनलेस यू डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एट अ स्पीड दैट इज़ मीनिंगफुल। सॉरी। एंड इसमें कॉपर से भी सब्स्टिट्यूशन टू ऑप्टिक्स यस, काफ़ी हो रहा है। एग्जैक्टली, राइट? तो इफ यू जीटीसी जो अभी हुआ था, हाँ, उसमें दे स्पोक अबाउट सीपीयू इन अ वेरी मीनिंगफुल वे, राइट। एसेंशियली को-पैकेज्ड ऑप्टिक्स, जहाँ पे बेसिकली सोच रहे हैं कि ओवर अ सर्टेन पीरियड these chips will not communicate on copper, because copper cannot handle this, but will communicate on optics, right? एंड आल्सो सरप्राइजिंगली एनवीडिया ने इस थीम में 3 कंपनीज़ में 3 इन्वेस्ट कंपनीज करा। में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी सारी डिमांड है, हाँ, और मैं ही इनमें पैसे डाल दूँगा, मैं ही इनसे खरीदवाऊँगा। तो बेसिकली इट इज़ लाइक एसेंशियली क्रिएटिंग वैल्यू आउट ऑफ वैल्यू इन करेक्ट। सम वेज़, राइट?
and pretty exceptional in what is going on. Sometimes you wonder what is really going, because obviously Nvidia has preferential, like it is the greatest fund manager in some ways, preferential insights and using that in insane way. And you are the इन्वेस्ट ही one, करते थे and you are the one actually devising where any company will go. Like the who is the game? I mean, बोलते हैं ना एक मास्टर कौन है इसमें? At the end of the day, Nvidia चूज करता है कि कूलिंग प्लेट का किसका मैं लूंगा. Nvidia चूज करता है सीपीयू किसका मैं वो लेजर यूज और करूंगा. एक तरीके का इन्वेस्ट करके कैपेसिटी ब्लॉक करा देंगे मतलब Capacity अभी block करा लुमेंटम में इन्वेस्ट करा Correct. कोहेरेंट में इन्वेस्ट करा Correct. कॉर्निंग में इन्वेस्ट Corning में करा invest किया. जीएलडब्ल्यू जिसका Correct. ticker है Correct. Correct. हम्म, Right. Absolutely right. So this is fiber optics, and as a result of this, there is another piece that people, and there's a number of, because all GPUs have to connect it to all other GPUs in a given rack, and then multiple racks also, multiple clusters also get connected. The amount of fiber optics required is very meaningful. Now, different estimates say it's 20 times what was required and 10 times, and there is not a great way to kind of correct estimate it. But what is evident right now is the fact that you said कि भाई Nvidia ने बोला कॉर्निंग में पैसे डालो, कैपेसिटी ब्लॉक करो. Nvidia जाके सब जगह कैपेसिटी ब्लॉक करा. Indian players are getting large contracts from global hyperscalers who want capacity, right? The prices of preform, which is required to make optic fibers, has gone up across the world. Capacities of Japanese companies who make preforms have been blocked, which basically says that यहाँ पे भी काफी सारा constraint है, मतलब likely है कि demand काफी सारी है, right? So optics this makes essentially the 5 layers. Each layer has some constraints. We've spoken about some. There are many more that I don't think we have time to speak about. But the joy of just finding these will be correct phenomenal, and you it's should do that, right? आई थिंक अगर हम सारी वैल्यू चेन्स में जाते हैं तो सबस्ट्रेट्स भी आ जाएगा फिर उसमें अजीनोमोटो भी आ जाएगा हाँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कवर टोटो आ जाएगा. हाँ क्या है क्या नहीं है, वो लेजर के INP बनाने वाले आ जाए. मतलब the level that we can go to. एक्स्ट्रॉन Yes. ये सारी जो Yes. कंपनीज है In the global market, this is across probably hundreds of thousands of companies. Everyone gets impacted in some way or the other. आई थिंक जस्ट इन ऑप्टिक्स अलोन Yeah. देयर आर सम मोर देन 100 कंपनीज 100 companies. एंड अभी इंडिया में हम दो ऑप्टिक्स वालों की बात कर रहे हाँ. हैं वहाँ पे 100 कंपनी का ईटीएफ है ऑप्टिक्स का Yeah, yes, absolutely, right. But this is the stack, हाँ and we would recommend you all to use it as a starting point and spend time on what all is going on, Correct, because it will give you direction in terms of where the world is heading. so this gives us an opportunity to now come towards India India. एंड इंडिया में देखते हैं कि कौन कौन से की प्लेयर्स हैं क्या क्या वैल्यू चेन है और रिस्क फैक्टर्स क्या Yes. रिस्क फैक्टर्स भी अभी काफी सारे स्टॉक चार्ट्स तो पैराबोलिक हो गए तो हमें रिस्क भी Correct, इसमें जरूर correct, डिस्कस करना Correct, चाहिए absolutely. इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं actually? So India is, so that's the whole point. अभी डिस्कस करते हैं अपने इंडिया में क्या कर सकते हैं, right? तो इंडिया में ना across this 5 layers that we spoke about, there are some or the other players, some in a meaningful way, some in a less meaningful way, right? और इसमें भी है ना, मैं इंटरनली 2 बकेट में सोचता हूँ, एक इंडिया टू द वर्ल्ड और एक इंडिया टू इंडिया, राइट? India to the world is a much larger opportunity because the number of data centers are large, but India to India itself can be like very large in terms of CAGR, because you will go from a very low base to a very large number, right? तो पावर जनरेशन में आते हैं, तो थिंक इंडिया टू वर्ल्ड में दो 4 कंपनीज है जो अलग अलग पार्ट में ऑपरेट करते हैं. हमको पता है, देयर बी मोर प्रोबेबली, बट वी नो. जो मैंने आपको बताया था ब्लूम एनर्जी के बारे में अर्लियर, तो एमटार टेक्नोलॉजी इज अ सप्लायर टू ब्लूम, एंड दे मेक हॉट बॉक्स विच इज बेसिकली अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द SOF, solid oxide fuel cell. Then there is TD Power. TD Power you've also discussed at different points. TD Power supplies generators to gas engines and industrial gas turbines, right? We basically जो बीच के थे, जो कंबाइंड साइकिल नहीं, पर बीच के जो 5 से 50 मेगावाट वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसमें, राइट? तो ये हुआ. फिर देन देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड डी डेवलपमेंट, जो छोटी सी कंपनी है. ये लोग सप्लाई करते हैं इंटरेस्टिंगली कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन की वैल्यू चेन में, स्टीम जनरेटर वाले पार्ट में, पाइपिंग स्पूल्स, राइट? तो they again are a part of essentially the combined cycle value chain, right? And then there is Azaz Engineering, which is a bit of a proxy to proxy, in the sense that they make the airfoils, which possibly are going to gas turbine gas turbines across the sizes, right? And then there is Triveni turbines, which is interestingly, interestingly, steam market was a declining market for all these years.
बट अब पावर की इतनी किल्लत हो गई है कि वो स्टीम को भी चालू करना चाहते हैं। कंबाइन साइकिल Combined cycle में actually thing is that in combined cycle Triveni sizes are not necessarily very relevant because Triveni is a smaller size है, but because the demand is so high that they're like कुछ भी चलेगा लगाओ ला दो बस। बस ला दो। तो recently in the current con call Triveni also spoke about opportunities that they are currently getting in data centers. They have not closed anything but they're getting a lot of inquiries currently, right? तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए। इंडिया मार्केट में जो मैंने किर्लोस्कर और कमिंस की अर्लियर बात की थी, प्राइमरली फॉर बैकअप पावर, राइट? So funnily, India has not yet become a behind the meter market. It is primarily a grid connected market. So backup power is where all the opportunities are, right? So this is power production. So then comes from here to power distribution, right? तो हमने जो करा था सेकेंड लेयर में पावर को अंदर भेजना है, राइट? तो इसमें what you need is basically companies like ABB, Schneider. There's a small company called Marine Electricals. There are some small micro caps that have recently listed who are also getting work from this space. So they all of them provide switchgears and other components which are required for distribution. In each of these companies, the current size of data center work is not necessarily very large, but it can evolve to becoming very large, right? These are companies that are primarily in the India bucket, where they are because ABB is listed in the US, तो वहाँ पे अपना काम करते हैं. Similarly will be case with other companies that are global in nature. So the Indian companies are providing to Indian data centers, and the global list companies are providing to global data centers, right? There's a Marine Electrical is a purely Indian company that doesn't have a global parent that has in the past even announced orders that are coming from data center operators like Western Digital and the likes, right? So this is on the distribution side. Distribution is not very deep in India at this level. Maybe it is deeper if you further subcomponent solutions if you figure out, but at this level it is sort of not particularly deep and not particularly large in terms of the size of the business versus the overall business. So they don't move needles in that many way, but we never know how large it can become if the cycle becomes much larger over some period, right? So that is distribution. Then there is compute. Right? In compute, honestly, India doesn't have much. There is a company called NetWeb though that makes servers. Now, I don't know enough about how meaningful it is in the context of the ecosystem. My work suggests that they are an ODM player and they seem to design their own servers, which basically means putting chip, GPU, CPU, memory, and a bunch of other things together and essentially give essentially a computer. Like, come to think of it, right? And they have their own designs, is what they say. I think I don't know enough, and it would be harder for me to research, so I would not comment further. But they are present in this. In the OpenAI, the India AI mission does have a meaningful role of NetWeb in terms of supply of servers, right? Then you go from here, and it's a very India doesn't have much beyond this in this part of the value chain. Then comes cooling, that's the fourth layer, right? In cooling, there are companies like Aeroflex Industries and Venus Piping who have spoken about piping spools and secondary flow network connectors, different components in the liquid cooling supply chain, and their businesses are just about or starting or about to start, right? Because Indian market is not 6 months ago there was no liquid cooled capacity in India, or 6-8 months ago, right? And the first set of capacities are now coming online, right? So these are companies that are just starting. In the global context, we don't have pretty much anything. So in that bucket, we are basically only doing India to India play, right? Or like we only have those opportunities. Then there is a company called KRN Heat Exchanger. This company makes heat exchangers that are required in air cooled, liquid cooled, possibly, if we don't know for sure, matlab companies have spoken about it, but I've not been able to diligence it, and possibly rare load heat exchanger products. So in anything cooling, at a fundamental level, you need heat to be exchanged from one place to another. So आप कोई भी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, आपको हीट एक्सचेंजर लगेगा. अब हीट एक्सचेंजर की बहुत तरीके होते हैं. मतलब हीट एक्सचेंजर इज अ वेरी सिंपल थिंग. एसेंशियली यू capture heat in some form, you move it in some corrugated structures, so the heat dissipates. बहुत सारे तरीके की हीट एक्सचेंजर होते. तो हीट एक्सचेंजर लेके एक्साइड नहीं होना है, पता करना है कि क्या है, किस चीज कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ एप्लीकेशन है. तो ऑयल एंड गैस प्लांट्स में भी यूज, रिफाइनरीज में भी है, कहीं भी हीट जनरेट होता है उसको निकालने के लिए हीट एक्सचेंजर. करेक्ट बस सिंपल है. और ये हीट एक्सचेंजर एसी में भी होते हैं. करेक्ट. मतलब कुछ और टाइप के होते हैं, पर होते हैं, राइट.
तो ये वहाँ पे ऑफ कोर्स कंपनीज दैट आर प्रेजेंट इन द राइट प्लेस हैव डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स कैन डू बेटर देन कंपनीज दैट आर नॉट प्रेजेंट, राइट? So that is cooling. And again, cooling is again a very interesting place because it is one of those areas where India can actually make full products. Unlike chips where you cannot be present, and unlike power generation where we don't have a market right now, here you have ability to actually make a full liquid cooling solution because it is a at the end of the day mechanical problem in nature. We are not constrained by not having chip capacity and compute capacity and like fabs and bunch of other things. Right? Hmm. We are not. We are just constrained by entrepreneurs' energy and willingness to actually deliver on something. To my mind, and the interesting thing is कि बहुत चीज़ों के actual diagrams online available होते हैं. आपको खाली मतलब fight मार के समझना है और then mechanical implement करना है. Right? So you can actually find a reference design of a CDU and what exactly is in that CDU of Vertiv online for free. Right? So there is cooling. And then from here you go to networking, which was the fifth layer. Now in this layer, a lot of value sits in CPOs, in lasers, in a bunch of photonics. And the lowest amount of value probably sits in fiber optics. Probably. Okay. And I may be Fiber wrong. optic cables. Fiber optic cables, right? India unfortunately only has fiber optic cables and maybe some transceivers as opportunities, and Sterlite and HSCL are two companies that we know of that are making it and have announced supplies to global and हाइपरस्केलर्स hyper आई थिंक इसमें यूनिवर्सल केबल का भी एक जेवी है, JV है. एक फिनोलेक्स का भी Finolex का फॉर्म का भी, हाँ. कैपेसिटी हाँ, अपना रहा है. पर उनका प्रीफॉर्म का कैपेसिटी है, हाँ. but we have not yet picked up that they have supply opportunities Correct. yet, right? Because my sense is that, I mean, obviously this cycle is extreme, anyone can sell. Hmm. My sense is that the journey from never having supplied to Supplying. supply may be longer than we can figure और out. तब तो पता चले साइकिल ही खत्म हो गई. Correct. So we don't know right now. Correct. But they may still benefit from the higher preform prices. Yeah. अगर preform तो है, आप बेच दो preform किसी को भी, ये हो सकता है. आई थिंक ये मेरा शायद से लॉन्ग शॉट अजम्पशन है, वो टाइम ही बताया हाँ, टाइम ही बताया कि मतलब कि अभी तो आपने चारों को बता दिया ये सब बेनिफिशियरीज हैं. मतलब दिस टाइम विल टेल. दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वन व्हिच आई एम एडिंग. Honestly, yes. Honestly मैं बताऊँ, everything only time will tell, because when you talk about risks, you will understand why. मतलब मैं कंट्रोवर्शियल एक सेक्टर की बात करना है हाँ. इसमें, Hmm. व्हिच इज आईटी सेक्टर, Yes. व्हिच ओनली टाइम विल टेल. Yes. कि आई थिंक आई एम नॉट लाइक डिस्क्लोजिंग नेम्स बिकॉज वी हैव टू सी हाउ इट गोज. बट Yeah. मेरा ये थीसिस है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी आईटी कंपनीज ऐसी होंगी इस वर्टिकल में जो एक डोमेन फोकस्ड होंगी. Yeah. एंड डोमेन फोकस में क्या आएगा कि आपके पास डोमेन नॉलेज है. दोनों correct. एलएलएम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमोडिटाइज्ड हो जाएगा Yeah. क्योंकि सबका आउटपुट सिमिलर आने लग जाएगा. इंटरनेट पे ट्रेन हो रहा है डेटा. Correct. तो आप बैंकिंग डोमेन में नहीं लगा सकते, लाइफ साइंसेज डोमेन में नहीं लगा सकते, राइट, इंश्योरेंस डोमेन में नहीं लगा सकते, हेल्थ केयर में नहीं लगा सकते. जहाँ पे भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है Correct. वहाँ पे आप एकदम जाके एलएलएम नहीं लगा सकते. पता ही नहीं कंपनी करेगी क्या कैसे. करेगी. Correct. Deterministic outcomes चाहिए जो नहीं दे सकते हैं, ऐसा ही. जहाँ पे डोमेन नॉलेज हो, जो अभी ऑरेकल के सीईओ ने जो चीज मेंशन करा है. तो यहाँ पे जो डोमेन फोकस आईटी कंपनीज होंगी शायद से उनका एलएलएम टूल्स यूज करके रेवेन्यू पर एम्प्लॉय एक्सप्लोड कर जाएगा. Explode. मार्जिन्स विल गो अप. Correct. No, that is quite likely. In fact, I would also add that implementing AI in an organization in the right way is an absolutely unknown territory right now. Like you see what Uber had went through. Like Correct. 3 महीने में पूरी टोकन खत्म, पूरा बजट खत्म. अभी कैप कर दिया ना $1,500 हाँ, पर एम्प्लॉय आज ही सुबह का. पर आप सोचो कि हाँ. किसी को पता ही नहीं कि मैं इसको सही से इम्प्लीमेंट कैसे करूँ. करेक्ट. पता है मैं टोकन खरीद सकता हूँ, और अभी हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि हमको खुद को सेंस नहीं है कि बाय गिविंग एन इंस्ट्रक्शन दिस वे am I over consuming or under consuming, and am I giving the right instruction to the model, right? Over time, a lot of opportunities will also come up in just being able to figure out how to implement it the right way, such that you use AI for the best outcome at the best cost metrics, right? Because अभी पता नहीं, अभी किसी को cost metrics का सेंस ही नहीं है, right? तो as this industry was, IT service companies likely, if they put effort, may be the ones who win this, right? Because maybe they are the ones who can figure out कि भाई इसको सालों जिंदगी भर implementation की है, जिंदगी भर उन्होंने पता किया है कि किसको कैसे चलाना है. तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग कॉन कॉल था बिफोर वी गो टुवर्ड्स दिस. तो एक कंपनी कॉन कॉल पढ़ रहा था. आई थिंक दे स्टिल ग्रोइंग एट 30-40% इन आईटी. सो दे वर मेंशनिंग कि यार आप एआई यूज तो कर रहे हो
बट अब हायर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का आ रहे हैं मेंटेनेंस में, कि यार एआई कोड यूज़ करके लिख दिया और बार-बार कोड फट ही जा रहा है। हाँ, अरे मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने 4-5 चीज़ें बनाई अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के कोड उनका और 2-4 दिन में फटना चालू, अब पता ही नहीं है। मैं तो आई एम अ कोडर, कह रहे but like I mean I have been no I'm not a coder. I have learned coding. हाँ, I'm not a coder and I because I have learned I have some sense, but I couldn't fix it beyond a point. Like I could tell Codex to Claude Code कि भाई fix कर दे, but beyond the point I'm like I can't do this. Then I think I need to hire someone if I have to make things in house, right? करेक्ट। And this is if I mean obviously I'm not the right reflection of the world, but my hunch is that across a large part of the economies this is going to happen. You can't just build something. You have to build something that can maintain itself and then requires maintenance contract. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ सेक्टर जो अभी प्रिज्यूमेबली एआई लूज़र है, बट नैरेटिव अगर चेंज होता है, तो बहुत बड़ा विनर। बहुत बड़ा विनर हो सकता है, बट ये बहुत लॉन्ग शॉट है। यू हैव टू असेस विद एन ओपन माइंड एज़ द फैक्ट्स कीप कमिंग। एग्जैक्टली सो आई थिंक इसमें अभी तो लगता है कि फैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली वेरी वेरी हाँ, सपोर्टिव, बट आई थिंक मोर फैक्ट्स यू गैदर एंड कीप गैदरिंग वी विल नो. इसलिए थीसिस है। हाँ, इट इज a thesis, राइट, right? I also, I mean, I'm kind of with you on that at the framework level, but right now I don't have the facts that suggest that this is going कि to नंबर्स में yeah, दिख रहे yeah, हैं, yeah, right? राइट। Maybe that will happen, right? तो ये तो अक्षय हमारा हो गया इंडिया में क्या-क्या वैल्यू चेन में क्या-क्या कंपनीज़ है, कैसे है। अब क्वेश्चन आता है यार, ये तो थीम है ऐसी। अब मतलब मैं यूएस में स्टॉक चार्ट्स देखता हूँ तो सीम्स लाइक कि चार्ट पे वोल्केनो ही हो गया, मतलब इट्स लाइक अ पैराबोलिक स्विंग। इंडिया में भी कुछ-कुछ स्टॉक्स हैव जस्ट गॉन 5% अपर सर्किट नॉन स्टॉप लाइक फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स इन अ रो नाउ। Correct. What are the key risks to this? Because a lot of the names have sort of kind of like valuation बेक इन करने लग जाती है। या तो वेरिएंट व्यू है कि या नहीं ग्रोथ लॉन्गर लास्ट कर सकती है, बिकॉज़ रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है साइबर सेक्टर में। So, Vishmohit, that's an absolutely right thing to ask, and maybe I would say कि ये सबसे पहले करना चाहिए कि भाई रिस्क क्या है? Because I think US market खास करके, but to some extent even in India, like you said, things have been parabolic, right? And all the capital, literally all the capital that is getting generated is flowing into here and more. Like these companies have never taken debt in the past are now kind of tapping debt market. इक्विटी इश्यूएंस Equity issuance, which is obviously right. So this there are multiple, I think multiple risks that sit in this. At a very fundamental level, capital cycles are never permanent, right? Very fundamental level. This is a pure build out cycle. जैसे अगर अम, हम हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं तो रेल रोड का साइकिल, फाइबर ऑप्टिक्स का साइकिल जो 2000 में हुआ था जब सारी दुनिया कनेक्ट हो रही थी, राइट? ऑल दीज साइकिल्स हैड बिकम यूफोरिक इन एन एक्सेप्शनल वे एंड देयर वाज अ नैरेटिव अराउंड द वर्ल्ड कि यार दिस इज द न्यू वर्ल्ड एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस. एंड देन एट सम पॉइंट समथिंग broke in each cycle, capex slowed down and then all these narratives flip. And this is the nature of the market where everything moves in a pendulum, not linearly. जब when the stocks are when a business is not doing well, industry is not doing well, there's a lot of depression. And then when industries are doing really well, there's a lot of euphoria, right? It is the stock charts are currently saying that look, this is going to persist for a long period. And the question and the valuations are saying that this is going to persist for a long period. The question that one has to answer is this something that can persist or not? And this becomes the risk factor, right? In any capital cycle, what happens is that companies, spenders, the buyer, till they keep increasing the capex budget, the company that is selling starts showing revenue growth. The they say कि भाई इतने खर्चे कर दिए पर रिटर्न नहीं बन रहे हैं हमें, उस दिन बोले अब खर्चे, सीएफओ बोलता है भाई खर्चे बंद करो, राइट? दिल से कि भाई इतना क्या लास्ट लास्ट दे कैन से कि यार लास्ट 3 साल में फिर 200 बिलियन आपने खर्चा कर दिया, अब पीएनएल पे 10 बिलियन का भी नहीं दिख रहा है और मेरे को नहीं दिख रहा है, छोड़ो पाथ नहीं दिख रहा है, तो एट सम पॉइंट इन दिस जर्नी the market will say, bus, right? I'll give you an interesting example. It's not exactly same, but Meta. Hmm. Meta changed the name from Facebook to Meta on the back of this hype cycle of metaverse. Now, of course, metaverse was just a hype cycle in the COVID era, and it was not showing anything material on ground. So, but Meta started spending a ton of money on on metaverse, and then market derated because it felt that this is a zero return investment, and then the day they stopped. From then the stock price has obviously done really, really well because market was happy that they are not misallocating capital. Now, currently, people are not questioning the allocation of capital because there is a scaling law led fight. And
the companies are arguing that, look, we can say ki ROCs are not good right now, but if I give this up, then I'm out. Then my terminal value is gone, right? So irrespective of the poor ROC, I will continue to do it till I see the ROC. At some point in this journey, the balance sheet will stop supporting it, and at that point, maybe market will say कि भाई बस हो गया. एंड उस टाइम पे अगर सपोज मेटा 200 बिलियन का केपेक्स कर रहा है और उसके बाद अगले साल बोलता है कि ये बस करो, अभी मेरे को नहीं जनरेट हो रहा है, तो मैं 50 बिलियन का करूंगा, तो ये सारी कैपिटल गुड्स इकोसिस्टम है, उनमें रेवेन्यू वेपराइज हो जाएंगे, राइट? It is so the key thing to then track ends up being capex of hyperscalers, And rate of change also. rate of change, and then the rate of change. मतलब 400 billion, 450 से 700 is a 40-50% growth, right? Higher, right? Higher, Yeah. right? A little higher. 700 to 950 is 35% or some such growth. Then 950 से अगर वो 15% growth हो गया, तो how will market react is a question we don't know, but likely it's worse. कल को अगर 950 का 950 भी रह गया, ही तो नहीं, अगर 950 का 950 रहेगा तो स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे हाँ, एक शॉट में, तो वो रिस्क काफी है. वो मीनिंगफुल रिस्क है. Essentially, hence you have to keep tracking the capex cycle, announcements of capex, and then be a part of this cycle if you do decide to be a part now. Right? Many of us were early, many of us understand this risk, and you have to be very clear about understanding this risk. Second risk is technology itself. LLMs are something new, different ways and forms of training the LLM, and inference will come about, are coming about. The size of LLMs have kept getting larger. So the assumption has been the same data center model, large factories, lots of chips will continue. But what if there is a breakthrough in how LLMs operate, and let's say your device can have ability to host the LLM and do a lot of work that it's not able to do. Like even right now, you can run a open source model on your computer, right? But its ability to, it'll probably be a 14, 15, $20 billion parameter model, 20 billion parameter model, but you'll not get to the 100 billion parameter model because the capacities are not there in terms of memory, right? But what if you are able to develop something that requires a lot lesser memory and lot lesser compute capacity to deliver the same task? In that case, many of these things may not be as required, and you may not end up having use case for these. अभी जैसे फैक्ट्री एआई करके एक ट्विटर पे है, हाँ. एनीवन कैन चेक. तो लोकली इट इज रनिंग एलएलएम्स Yeah. एंड मतलब ऐसा नहीं वो क्लाउड वर्ड के हायर मॉडल का एक्सेस नहीं दे रहा, बट अगर आपको कोई बहुत छोटा सा टास्क है, हाँ. यू डोंट नीड अ 4.8 Yes. मॉडल टू रन दैट Yes. टास्क, राइट? Yes. एंड उसमें बहुत ज्यादा टोकन्स का वेस्टेज है. Wastage है. तो वो भी एक है कि अगर लोकली एलएलएम रन होने लग गया एंड आपका अगर मेमोरी का कैपेसिटी आ जाता है और ऑन डिवाइस इन्फ्लुएंस अगर स्टार्ट हो गया, हाँ. तो it is a risk in the very long term. In the very long. In that maybe like a 3-4 year risk because Yeah. things converge towards efficiency towards the end. Yeah, I agree with you, and I think that right now we don't have enough evidence to Yeah. say that this is a trend that is going to happen. But what we see right now is you are able to do some tasks by using free models. Yeah. Okay. Right now, there is a possibility of a Jevons paradox situation where even though this proliferates, the smaller models, our world just moves towards AI so much that we still end up using the larger models and the smaller models in their relevant use cases, right? So there is no way to want to say that ऐसा ही होगा या ऐसा होने का chances है, but it is worth keeping an eye out to, okay, ki what if this moves towards this. I read a very interesting thing when there's a Google paper called Alpha Quant that had come out, which essentially claimed that you can use much lesser memory to do the same sort of task. And in the next few days, memory stocks fell for Corrected, some हाँ. time, right? Now, of course, then the realization struck. Technical people figured, oh, this is not actually true, and it's not going to happen. And then the stocks again started to do fine. But it is possible that in this journey, some technological breakthroughs are real, and that lead to changes. So it is very important that when you invest in this industry, to be ahead on top of technology changes as well, right? Then third, of course, is balance sheets. We don't right now. There are companies whose balance sheets are a lot more levered, especially the new clouds. And they are built up on the commitments that they have got from factories, the AI labs, right? Now, if funding impact, so for example, let's say theoretically, OpenAI does this IPO and Claude Anthropic does their IPO, and they raise say
150 billion each, right? Let's say, right? After that, how much can they tap the market? And how should we think about incremental capital requirements? Assuming this race continues to be. We do not know enough about it. It's again a trackable to understand the balance sheet evolution of the funders of this gold rush, right? Who's funding the gold rush at the end of the day? These labs, the hyperscalers, right? They are funding it. Your revenue is their capex, which means that if they say कि भाई अब हमारी बैलेंस शीट में फाइट है, right? Then you are they're not doing capex, then you're not getting business, right? So this is the third critical risk that one needs to keep in mind. If you keep this in mind, keep your eyes open, understand it better, then you will be able to tell when you may be able to tell when cycle is worsening. The most critical, I think, will keep an eye on rate of change. या अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो गया या फ्लैट भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है. Slow down हुआ ना. I think that see, I have this interesting thesis that right now everyone is pumping money there because the growth rates are higher at 40-50%, but they're non-secular, right? They're non-secular growth rates most likely, right? In Korea market or Taiwan market, the capex growth rates are non-secular. They're not going to happen every year. The moment you say 15% growth पे आया और डिसेलरेट हो रहा है, what is my need to own that company? मतलब कोरिया का इंडेक्स देख लो, अब 2 कंपनी हटा दो, इंडेक्स बेयर मार्केट. हाँ, हाँ, और मेरा ज़रूरत क्या है वो अगर मैं वो क्या वो बोल रहा है एफआईआई और ग्लोबल एलोकेटर इज़ थिंकिंग कि भाई 30-40% 50% ग्रोथ है, मल्टीपल 20 टाइम पे है, मुझे पता है सिक्लिकल है, 15 टाइम पे मुझे पता है सिक्लिकल है पर ग्रोथ तेज़ है, सारा कैपिटल पर जिस दिन वो 15% ग्रोथ पे आएगा, बोलेगा अब मेरे को क्यों ओन करना है? ग्रोथ तो नहीं है तेज़, अभी इंडिया सेक्युलर मार्केट है, इंडिया की कंजम्पशन मार्केट है, इंडिया का अर्निंग्स भले 15 है, पर रिकरिंग तो है। और सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं. सेक्टर्स बहुत सारे हैं, मैं जा सकता हूँ। आई एम नॉट अगेन मेकिंग अ केस दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, बट माय पॉइंट इज़ इफ यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर दैट दे आर इन दैट राइड till the ride is good. But then they know that that is not something that is always going to be there. Yes, value can shift to application layers, software, and it may not come to India because India is still perceived as a loser. It is a possibility, right? But the cap good cycle beyond a point cannot be permanent. Cannot be because they are not secular in nature. You are eventually run out of money to deploy capex, right? So this is sort of my thought on risk. I think of all the conversation here, I think risk is something that has to be very critically kept in mind given where the cycle is. It is not a place where you complacently can invest, right? It is a place that requires exceptional amount of being on top because one sliver of complacency can wreck you. एक न्यूज़ फ्लो यार यूएस में तो स्टॉक्स लाइक क्रैक अ लॉट एंड वो क्योंकि इंडिया में भी लॉट ऑफ स्टॉक्स आर रनिंग ऑन दैट तो वी हैव टू बी केयरफुल. अपने यहाँ पे सर्किट लिमिट है. हाँ, वहाँ पे तो ऐसी क्रेजी वॉलेटिलिटी है Yeah. फॉरेन मार्केट्स में. लाइक देयर वाज दिस बिजनेस व्हिच वाज अप 93% इन वन डे बिफोर यस्टरडे. Yes. मतलब इट्स सिवर्स करके एक बिजनेस है. So it's that crazy, like the volatility, how it is up, how it is down. Correct. So I have to be careful for sure because the theme has been very hot. Yes. And US market is absolutely मतलब there's no circuit limit, there's no logic. Companies can become bankrupt in a single day. It's a wild west. हाँ, वाइल्ड वेस्ट है, राइट? मतलब सच बताऊँ तो अपने यहाँ पे लोग ऐसे भी मार्केट को गाली देते हैं। Correct. सच बताऊँ वो मार्केट में बहुत सारा वैसा है, बहुत सारा वैसा है। There is a legit large amount of wild west too, right? People say, you know, obviously I'm not saying SV market does not have froth and doesn't have challenges, and right now they may not even have froth. My point is that that market is free and capitalist in nature, which brings that sort of element to it. Is nature because humans are greedy. He says that Donald Trump का tweet, no crying in the casino. Yes. No crying in the casino, exactly. You come in the casino, this is the game. You play it, right? And I mean, again, I'm not saying this right, wrong, whatever. I'm just saying that one has to be cognizant of what can happen. And Correct. look, same thing can overflow to India if and when things turn, right? Because that's essentially the जो trend तो वहाँ का है जो इंडिया में भी प्ले हो रहा है. तो अगर वहाँ पिक आउट हो तो यहाँ पे भी पिक हाँ, आउट pick हो. out होगा ही, correct, right? होना ही है, मतलब natural है कि capital flow is kind of correlated in some ways or the other, right? So एक interesting play है in this stack that I didn't touch upon because it's sort of an infra layer, a service layer on an infra on the infra stack is the NeoClouds, right? And globally there is CoreWeave, Nebius, Siren, and many others. Yeah. In India, there is one listed NeoCloud called E2E, and then there is an unlisted, at least couple of unlisted NeoClouds like Nesa and Yota, right? There are some differences in business model, but fundamentally they
they will make money by providing NeoCloud. So what is a NeoCloud? NeoCloud is basically a company that rents out a data center space, buys GPUs from NVIDIA, and buys other IT equipment, and then sets it up in a data center, makes it a system where a AI lab can just access that rack, that cluster digitally or physically, most of the time digitally, and train their models or run inference on it. Right. So essentially, they, in some ways, you can call it as, in a very crude way, it is like renting out GPUs and giving service on how to run on the GPU. Obviously, it is not that simple. Otherwise, everyone would say, "हाँ, मैं बना देता हूँ." But at a fundamental level, essentially, this is what NeoClouds do. Now, because if you remember, we spoke about compute being not present anywhere. So whoever said in last year and the year before that कि भाई जितना GPUs आ रहा है ले लो, ले लो, ले लो, उनके पास कैपेसिटी है और GPUs के प्राइसेस का एक एंड मार्केट है जो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है. तो GPU prices, depending on which GPU it is, has been varying, and as a result, companies who are present in this industry make a lot more money per hour of capacity in current day versus say a few years ago. It's like the rental yield. It is like rental. Like, I think a very interesting example of this is Sangvi Movers. Yeah, yeah. And you kind of think about that crane पे 2% बनेगा, 1.5% था. कितना yield है, हाँ. हाँ, 1.5 से 2.5 लगा तो भयंकर पैसा बन जाता है. Correct. पर वो अपना साइकिल होता है. Obviously, crane is a different animal, and so GPU is a different animal. Access to GPU itself is not necessarily available for everyone. The economics are possibly very different, and many things. There it's worth sort of knowing, right? This industry is quite interesting if given the demand growth in For our GPUs, country. yeah, Yes, yeah. yes, and especially in our country, right? India, everywhere, there's one consensus for sure. India is going to be a large inference market across the board. आप कोई भी research उठा लो, India may not be a large training market, but India is going to be a large inference market. Hmm. And if you are going to do inference, you are going to use GPUs, TPUs, Trainium, something. Someone has to put up a cluster. Someone else will probably host models, and you will have to infer to the locals, right? And in that case, this industry has large demand side opportunity. The question ends up being supply side and the quality of the business. There are these businesses hard to replicate, easy to replicate, and the challenges around that. Because one framing of this is कि भाई भाड़े पे देता है, and the other framing of this is भाई capability है. I think that it is not a pure rental business. And where I learned this from is, if you look at the data, the token output per hour Hmm. across 50, 70 NeoClouds is very different. Absolutely very different. So at the end of the day, it's not how much dollars are you paying per hour. It is how many tokens did you get out per hour. Token कितना निकालोगे आप? Yes. हाँ. और उस मेट्रिक पे डिफरेंशिएशन मटेरियल है, राइट? अनफॉर्चुनेटली पब्लिक में ज्यादातर लोग ये देते ही नहीं है. Hmm. But if you, and we access proprietary research, so if you do, you will get to see that there are companies that are exceptionally better at token output per hour of GPU capacity. Yeah, I think अगर बाहर भी ट्रैक करते तो बेसिकली इनका एक सबस्टैक है सेमी एनालिसिस Yes. का. तो अगर आप उनका subscribe गुडपुट करो, एनालिसिस है. हाँ, हाँ, और वो आपको डेली का वो भी देते हैं ये yield कितना है. ट्रैकिंग देता है हाँ. और उसका एनालिसिस गुडपुट. Yeah. Okay, so Goodput tells you this, and they rank companies on their quality of Goodput. कि कोर वीव नंबर 1 है. कहाँ पे, हाँ, कितना दे रहा है पर डॉलर स्पेंड, क्या आउटपुट है, राइट? तो इनफैक्ट आई थिंक there's a one secret that I'm giving you guys all of it out. I mean, I don't know if it's a secret or not, but that अगर if you want to be on top of AI, same analysis. सेमी एनालिसिस रीड करो यार. Yes. That's the That's it. simplest way, and it's like 60%, 50% of the articles are also free. Free. हाँ. Like हम लोग पे करते हैं, पर कभी-कभी लगता है कि यार सब तो दे देता है. नहीं, आई थिंक जनरली अगर आप सबस्टैक्स ही फॉलो कर लो काफी अच्छे-अच्छे, हाँ. सिट्रिनी, सेमी एनालिसिस, maybe there are like 10 or 12 more, Yes. which I like, which we read a lot. Correct. So that is something which can give you an edge in Yes. this analysis. In this, of course, there's one industry, and beyond a point, how can you go so deep into one thing? So that's the other question that, as an individual analyst, one has Yeah. to solve for. But it's a personal call. So on this note, I think Akshay will conclude, because we covered the TAM, we covered why data centers, what goes inside a data center, also US में क्या opportunity है, India में क्या opportunity है, then value chain we covered the 5 layers of AI, and finally we talked about the risk, which is the most important thing. Correct. So thank you so much for doing this, Akshay. No, I'm very happy. It's a very good. I mean, I'm so happy to have spoken this.
I think that the letter we wrote, I don't think many people would have the patience to read it because it's too long. But I hope that this conversation kind of helps them read it better. Nice. Right. Great. Thank you. Thank you once Super, again. super, है ना?